हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। जी हां, जो हमारे बुक के पीछे साइड में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर अगले सेगमेंट में हम बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड यहां पे आप डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंतर्गत सब कुछ समझ लिया है, सीख लिया है, अब बारी है उनको अप्लाई करने के लिए। क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें जो कुछ भी सीखा है उसकी यूटिलिटी नहीं समझ में आएगी। तो भैया अप्लाई कर लेते हैं ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, इसके बाद हमें पूरे कॉन्सेप्ट भी एक बार से रिकॉल हो जाएंगे। और ऐसा मैं कहूं तो एक बार इस तरीके की अगर कुछ कुछ डाउट्स भी उसमें बचे होंगे तो जब उसको अप्लाई करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब इस चैप्टर को अब हम करने वाले हैं पैकअप, उसकी तैयारी कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी मिलेंगे। यहां पर हमारे पास में क्वेश्चंस जो आएंगे वो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो आपके सामने आ चुका है आपका पहला क्वेश्चन, जो कि है नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। अब देखिए ना, सोचने में कैसा लगता है, कितना ही छोटा सा, कितना ही सिंपल सा तो क्वेश्चन दे दिया। भाई बिंदु वस्तु किसको माना जाएगा? अब ये सोचने की छोटी सी बात है, नॉर्मली देखने से बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है, और जो कुछ कंसेप्ट उसके पीछे था वो एक बार से रिकॉल होगा, और कई जगह पे थोड़े बहुत जो कंफ्यूजन थे उसको दूर करेंगे। जैसे मैं कंफ्यूजन दे रहा हूं कि आपको कहां कंफ्यूजन होने वाला। आइए चलिए मैं बात करता हूं। सबसे फर्स्ट है, दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। दो स्टेशन के बीच बिना झटके के, मतलब बीच में बिना रुके रुके चल रही एक रेलगाड़ी, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो क्या वो बिंदु वस्तु है? आपको लगा नहीं यार, वो तो ट्रेन इतनी लंबी सी तो होती है, बिंदु वस्तु नहीं हो सकती। आइए आंसर में बात करेंगे। अगला, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। मतलब वृत्तीय गति में, मतलब वृत्तीय पथ पे एक व्यक्ति है, वो साइकिल चला रहा है और उसके सर पे मतलब पीठ पे एक बंदर बैठा, तो क्या वो बंदर बिंदु वस्तु है? या फिर जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई बॉल, ठीक है, जो जमीन पे टकराए और तेजी से लुढ़कती हुई, है ना, फिरकती हुई, मतलब क्या भाई कि वो घूमती हुई, स्पिन होती हुई कोई बॉल, क्या वो बिंदु वस्तु है? तो आप कहेंगे हाँ हाँ होगी, बिंदु वस्तु तो होगी, वो बॉल बिल्कुल छोटा सा ही तो होता है। और बात करते हैं, किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिर गया कोई बीकर। मान लीजिए मेज पे कोई बीकर रखा है, वो लड़खड़ाया और वो गिर गया, तो क्या वो बिंदु वस्तु है? अब आप सोचिए और फटाफट से कमेंट्स में आंसर भी कर दीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपने जो सोचा और जो एक्चुअली है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है। एक हिंट देता हूं जब तक आप कमेंट कीजिए कि भाई हमेशा किसी चीज की कंपैरिजन, किसी चीज की जो परिकल्पना होती है, कंपैरिजन होता है, उसको करते समय एक बात का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई भी पार्ट छोटा मान रहे हैं या उसको एलिमिनेट कर रहे हैं या उसको बिंदु मान रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में मान रहे हैं, मतलब किससे तुलना करके मान रहे हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए हमारे यहां बहुत गेहूं की खेती होती है, ठीक है, मतलब ऐसा कि भाई 50-60 ट्रॉली हमारे यहां गेहूं की खेती हो जाती है। अब मुझसे कोई मांगने आए, सपोज ऐसे ही कि भाई थोड़ा सा मुझे गेहूं चाहिए, अब मेरे लिए वो थोड़े का पैमाना कैसा होगा? सोचिएगा, मैं एक और पुट करता हूं इसी के साथ में। दूसरी जगह पे ऐसा है कि मैं साल भर के लिए गेहूं खरीदता हूं और मैं मुश्किल से, है ना, 2 या 4 क्विंटल मान लेते हैं, 4 क्विंटल गेहूं साल भर के लिए हम खरीदते हैं कि हमारा पूरी फैमिली 4 क्विंटल गेहूं में साल भर निकाल लेगी। अब 4 क्विंटल हमने खरीदा और हमारे पड़ोसी आकर के मांगने शुरू हो जाए, भैया मुझे थोड़ी सी गेहूं चाहिए था। अब एक बात बताइए, दोनों का जो टर्म था वो क्या था? वो थोड़ा, है ना, हमने 4 क्विंटल खरीदा तो भी हमसे थोड़ा ही मांगा, और मेरे यहां मान लीजिए बहुत सारी खेती हो रही थी तब भी सामने वाले ने मुझसे थोड़ा मांगा। दोनों का थोड़ा आप एक बार बताइए कितना होगा भाई? तो आपको समझ में आएगा कि जब 4 क्विंटल खरीद के लाए हैं
और किसी ने थोड़ा मांगा तो मुश्किल से एक बोल, चलो एक बड़ा सा बोल मान लेते, है ना, मतलब 2 या 4 किलो, बहुत ज्यादा 2-4 भी बहुत ही बोल रहा हूं, 1 किलो 1.5 किलो, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे भैया, थोड़ा 1 किलो, मुश्किल से 1 किलो थोड़ा। जबकि जब मैंने खलियान में रखा हुआ है कितना भैया, क्विंटल्स के क्विंटल्स गेहूं, मैंने बोला ना कि 50 से 60 ट्रॉली गेहूं हुई है मेरे लिए, अब थोड़ी की क्या बात होगी, भर लो भैया एक बोरी, अब उस भर लो भैया बोरी में, अब बोरी में भी बोला, एक बोरी भी नहीं, बोलो बोरी में भर लो। अब वो छोटी वाली बोरी लाए 25 किलो वाली या 10 किलो वाली, भरे ले जाए, मतलब वहां पे 10 किलो भी मेरे लिए थोड़ा है, वहां पे 25 किलो की भी बात करूं तो वो भी क्या थोड़ा ही है। लेकिन जब 4 क्विंटल ही खरीद के लाए थे तब थोड़ा तो 1 किलो हुआ था भाई। तो आखिर ये थोड़ा का क्या पैमाना है, कोई पैरामीटर है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बस ये देखना होता है किससे तुलना हो रही है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, क्या कंपैरिजन करने वाला जो एलिमेंट है वो बहुत बड़ा और जिससे कंपेयर करे वो बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा मतलब हो गया वही बिंदु। ऐसी ही चीज इसमें भी चलने वाली। जैसे 2 स्टेशनों के बीच में अगर एक रेलगाड़ी की बात करते हैं, अब आप एक बात समझिए, रेलगाड़ी आपको लगता है ना कि ये तो बहुत लंबी सी होती भाई, है ना, रेलगाड़ी जो होती है वो लंबी होती है, ये बिंदु तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी तो बहुत ज्यादा होगी ना। अब अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए 2 स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो है सपोज 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, ठीक है, और हमारी ट्रेन खूब से खूब चाली, तो मैं तो कहता हूं 100 मीटर की, हमारी ट्रेन खूब लंबी है, 100 मीटर की ट्रेन। अब 50 किलोमीटर को बात करूं तो 50,000 मीटर के कंपैरिजन में 100 की वैल्यूएट करनी, 50,000 होल है, उसके रिस्पेक्ट में 100 को इवैल्यूएट करनी है, तो ये है ना कम, इसी को तो कहते हैं कम, इसी को तो कहते हैं थोड़ा। तो ये कैसा प्रतीत होगा, ये लगेगा कि भैया ये बिंदु है। आपको लग रहा होता ना अब तक कि भैया वो ट्रेन है तो वो तो लंबी थी तो वो बिंदु नहीं हो सकती, लेकिन ये बिंदु है। अच्छा, अगले की बात करता हूं मैं, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा बंदर। अब वृत्तीय पथ पे साइकिल चल रही है, ठीक है ना, वृत्तीय पथ पे साइकिल चल रही है, मान लीजिए कि ग्राउंड के ट्रैक पे ऐसा साइकिल चले जा रही है ना, जो रेस कोर्स होते हैं उसमें साइकिल चला रहे हैं, हम ऐसा गोल गोल चला रहे हैं, उसके ऊपर एक बंदर बैठा है, तो उसके कंपैरिजन में अब ट्रैक कितना, ट्रैक मान लीजिए 400 मीटर का ही ट्रैक क्यों ना हुआ, अब 400 मीटर के ट्रैक के कंपैरिजन में बंदर कितना होगा भाई, मीटर में भी नहीं होगा वो तो, है ना। तो मतलब एक बात समझ में आती है कि यहां पे भी जब कंपेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि यार बंदर तो बिंदु वस्तु ही हो गया। वैसे ही जब हम इसकी बात करेंगे क्रिकेट की बॉल की, तो देखिए क्रिकेट की बॉल जो लुढ़कती हुई, है ना, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाले क्रिकेट की बॉल की अगर बात करता हूं तो ये कितनी दूरी तय करेगी, कुछ 1 मीटर में ही, है ना। और अगर इसके डायमीटर्स की बात करते हैं, मतलब अगर बॉल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं तय करेगी ना, कि भाई किसी ने शॉट मारा और पता चले कि यार वो 100-200 सॉरी 1-8 किलोमीटर चली गई, तो आप पाएंगे कि नहीं बहुत अच्छा, अगर 6 तो खैर मारने की बात नहीं हो रही, ये है ना जमीन से लुढ़का रहा है, फिर भी मैं मानता हूं एक बाउंड्री अगर देखते हैं क्रिकेट के ग्राउंड में तो 70-80 मीटर, इससे ज्यादा तो नहीं होती, तो इसके हिसाब से तो बॉल बहुत ज्यादा नहीं चली भाई। उसी प्रकार से अगर हम इसमें बात करते हैं मेज के किनारे से अगर कोई बीकर गिर गया, तो मेज के किनारे से अगर बीकर गिरता है तो बीकर कितनी दूरी तय करेगा, बहुत कम ना, मेज कितना हाइट पे होगा भाई, 3 फीट 4 फीट, इससे ज्यादा तो हाइट पे होगा नहीं, उतने पर से इतना बड़ा बीकर गिर रहा है, तो भाई वो बिंदु वस्तु इसके केस में नहीं है। ठीक, आइए चलिए आपके आंसर्स को अब चेक करते हैं। तो देखिए भाई, रेलगाड़ी का एक डब्बा 2 स्टेशनों के मध्य बिना झटके खाए चल रहा है, तो 2 स्टेशनों के मध्य की दूरी रेलगाड़ी के आकार से बहुत अधिक है, जो ट्रेन का आकार है उससे बहुत ज्यादा दूरी होगा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, अतः रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। यही तो मैंने बोला, जब मेरा बहुत सारे गेहूं हुआ था तो मुझे 1-8 बोरी देने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जब खरीद के ही लाया था 1 बोरी तब तो दिक्कत थी। किसी उपयुक्त समय में बंदर द्वारा चलित दूरी अधिक है, अतः बंदर को भी बिंदु वस्तु माना जा सकता है। भाई बंदर वैसा गोल गोल घूम रहा था, अब एक उपयुक्त समय में बात करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा दूरी उसने तय कर ली, तो भैया ये भी बिंदु वस्तु है। यहां पे बात करते हैं गेंद की, क्योंकि गेंद की गति बाधा रहित मतलब स्मूथ नहीं है, जमीन पर लुढ़कते हुए बोली थी, जमीन पर लुढ़कते हुए जाएगी तो बहुत दूर तो नहीं चलेगी ना, मैंने तो 70 से 80 मीटर बोला, तो वो भी 6 मारे तब,
वो बहुत दूर तो नहीं चल रही, अतः गेंद द्वारा चलित दूरी उपयुक्त समय में, मतलब एक कोई सा भी टाइम में, अधिक नहीं है, अतः गेंद को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। यही गेंद में अगर कह दूं कि भैया 5 किलोमीटर चली गई तो फिर वो बिंदु वस्तु हो गया, ठीक है ना। अगर वो गेंद में इतनी ताकत हो जाए कि भाई वो 5 किलोमीटर तक चली जाए तो भाई वो बिंदु वस्तु है, लेकिन वही गेंद बहुत कम दूरी तय कर रही है तो बिंदु वस्तु नहीं है, वो ग्राउंड पर लुढ़क रही है तो बिंदु वस्तु नहीं है। ऐसे ही बीकर की बात करें तो बीकर पहले लड़खड़ा रहा है तथा फिर फिसल कर गिर गया, भाई फिसल के गिर रहा है मतलब लड़खड़ाएगा और गिर जाएगा, अतः उपयुक्त समय में चलित दूरी अधिक नहीं, बहुत ज्यादा दूर थोड़ी गिरेगा भाई, अतः बीकर को भी बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता है। अब आपको समझ में आया होगा जो मैंने इनिशियली कहा था कि आपको इनिशियल में लग रहा था कि भाई ट्रेन बहुत लंबी थी तो वो बिंदु वस्तु नहीं थी, लेकिन वो बिंदु वस्तु हो गई, और जो बॉल आपको छोटा सा लग रहा था, जिसको लग रहा था कि यह बिंदु वस्तु है, वो बिंदु वस्तु नहीं रहा। तो मतलब जो हमने अब तक सीखा था उसको जब अप्लाई किया तो हमें पता लग गया भाई कि एक्चुअल में क्या होना है। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि दो बच्चे है ना, ए और बी अपने विद्यालय से, कौन सा विद्यालय भाई, तो इनका ओ पर रखा है विद्यालय, क्योंकि यहां पर एक ग्राफ दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर कुछ डेटा इन्फर करेंगे। और कैसे ग्राफ से डेटा इन्फर कर रहे हैं हमने इसको सीखा हुआ है, और अब उसको अप्लाई करते हैं कि भाई डेटा कैसे इन्फर करना होता है। इसमें क्या कह रहे हैं, लौट कर अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे। अब भैया स्कूल से छुट्टी होगी तो घर ही जाएगा ना भाई, उनके स्थिति समय XT ग्राफ चित्र संख्या 3.19 में दिखाए गए हैं। नीचे लिखे कोष्ठक में सही प्रविष्टियों को चुनिए। नीचे कुछ 5 बातें लिखी गई हैं, इनमें कह रहे हैं कि कौन सा सही है। अच्छा, इनमें से कौन सा सही है, इस बात का अगर पता लगाना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम तो सबसे पहले चलते हैं ग्राफ में कि ग्राफ में कौन कौन सी बातें पूछी जा सकती है, फिर आएंगे हम इनकी बात करेंगे। जो ऑप्शंस लिख रहे हैं कि हम बात करेंगे, पहले हम आते हैं ग्राफ में। तो हम ऐसा काम करते हैं, हम तो फिक्स कर देते हैं टाइम को, हमने यहां पर टाइम को कर दिया फिक्स। कभी भी किसी ग्राफ में जब एक से ज्यादा लाइंस ड्रॉ हो जाएं तो आपको जब भी रिलेट करना होता है आप किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट कर दीजिए। मैंने यहां पर टाइम को कांस्टेंट कर दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या मिला, तो मुझे सेम टाइम पर 2 मान मिल रहे हैं। एक मान जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई, तो एक मान ये मिल गया मुझे और दूसरा मान ये मिल गया मुझे, ठीक है। ये 2 वैल्यू मुझे y अक्ष पर भी जाकर के मिल गई। अब यहां पर क्या हो गया, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई ये जो Q तक जा रहा है ये है कौन, ये हमारा B और ये हमारा A। A जो जा रहा है ये P तक जा रहा है और जो B जा रहा है वो Q तक जा रहा है। अच्छा, इस ग्राफ में क्या क्या बातें अब समझ में आती है, तो एक बात तो ये समझ में आती है कि अगर मैं इस P को, मैं कलर चेंज करता हूं, इस P को अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं यहां पर, इस P को लेकर के चलते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं यहां पर, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि A जो है इसका स्लोप जो दिख रहा है, जो कोण जो दिख रहा है, यहां पे अगर मैं कोण बनाऊं तो ये जो कोण दिख रहा है ये थीटा और ये थीटा B और ये थीटा A। तो यहां पर A का कोण कम है और B का कोण ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, ढाल ज्यादा है। तो भाई ये है दूरी और ये है समय। तो यहां पर जो स्लोप बताती है हमें, स्लोप होता है y अक्ष अपॉन x अक्ष। y अक्ष पे रखा हुआ है दूरी और x अक्ष पे रखा हुआ भैया हमारा समय। क्या करेंगे, तो दूरी बटा समय क्या होता है भैया, तो ये होता है इनका वेग। अच्छा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेग ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका वेग कम। मतलब एक बात तो समझ में आती है कि ये जो हमारा VB है वो ज्यादा वेग से चल रहा है VA से। और एक बात समझ में आई, यहां से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये AP तक चल रहा है और B जो है वो Q तक चल रहा है, और समय इसने लिया है T। मतलब यहां तक जाने में अगर देखेंगे ये B के पोजीशन है, B ने कम समय लिया और A ने जो लिया है वो ज्यादा समय। क्योंकि अगर टाइम को कंपेयर करता हूं तो मैं इसको कह लेता हूं कि ये T1 सेकेंड में तो ये T2। ये देखिए ना, ये A वाला जाने में ज्यादा टाइम लिया और B वाले ने क्या लिया है, कम टाइम लिया। तो मतलब एक बात समझ में आती है कि भाई A जो है इसको ज्यादा समय लगा,
ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, ए जो है ये धीरे धीरे चला, ए जो है ये कैसा चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, और जो बी है ये कैसा चल रहा है, तो ये तेज चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ए का जो घर है ना, ये पास में ही है, और बी का जो घर है ये दूर है। ऐसा कैसे कह लिए, तो ये देखिए ना, P नीचे रखा हुआ है, Q ज्यादा, मतलब इस ओरिजिन से P तक की दूरी ज्यादा है या फिर ओरिजिन से Q, तो आप कहेंगे भैया Q तक की दूरी, मतलब जो B है उसका घर दूर है और जो A है उसका घर क्या है, उसका घर पास में, और धीरे धीरे भी चल रहा है। एक तो घर पास, ऊपर से धीरे धीरे चल रहा है, समय भी ज्यादा लगा दिया उससे। अब मतलब कुल मिला के हमारे यहां के जितने भी वैल्यूज होंगी, जितने भी आंसर्स होंगे, वो सब हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर मैं इन सभी परपेंडिकुलर जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी थी इन सबको हटाऊं, तो यहां पर मुझे बात समझ में आती है कि ये दोनों ने एक बार यहां पे क्रॉस किया। अगर दो लाइनें एक बार क्रॉस करते, इसका मतलब होता है कि इसके और इसके रास्ते में एक कॉमन पॉइंट आया था, एक कॉमन पॉइंट इन दोनों के रास्ते में आया था। वो कॉमन पॉइंट का मतलब कि एक जगह ये दोनों क्रॉस जरूर हुए थे, तो मतलब यह है कि ये दोनों एक बार क्रॉस हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये 0 सेकेंड से ही चलना शुरू कर दिया, और ये जो बी है ये कब से चलना शुरू किया था, तो ये चलना शुरू किया था भाई t सेकेंड पे। ठीक है, मतलब क्या है, ये पहले चल गया, ए जो है ये कब चला, ये पहले चला है, और बी जो है ये कब चला, ये बाद में चला है, क्योंकि देखिए ना, ए 0 पे ही चालू हो गया और ये तो एक टाइम के बाद चलना शुरू हुआ। ठीक है, मतलब एक ग्राफ में कैसे कैसे डेटा निकालते हैं ये अब आपको समझ में आ चुका है। तो हम चलिए एक बार डिस्कस करते हैं जरा क्वेश्चंस की, कि भाई बी जो है ए की तुलना में, ए बी की तुलना में, मतलब ए बी विद्यालय से निकट रहता है, या फिर बी ए की तुलना में ए जो है बी विद्यालय से पहले चलता है, बी ए की तुलना में ए बी से तेज चलता है, ए और बी का घर एक ही या फिर भिन्न समय पर पहुंचते हैं। तो भाई ए और बी दोनों जो है, दोनों अलग अलग समय पे ही तो पहुंचे हैं, दिख रहा है यहां से, और ए बी सड़क पर बी ए से एक बार या दो बार आगे हो जाता है। भैया एक बार ही आगे होता है ना, एक बार ही तो क्रॉस किया है। अच्छा, अब चलिए जरा इनके आंसर्स के एक करके बात कर लें। तो ग्राफ यहां पर दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते हैं। ए बी की तुलना में विद्यालय के निकट रहता है, क्योंकि बी अधिक दूरी चलनी पड़ती है। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है ये हमारा चल रहा है भाई ए, तो यहां पर ये दिखा था कि ये जो ओपी है, ये ओपी जो दूरी चलना है, ये चलना है ए को, और ये जो दूरी चलना है ओ क्यू, ये चलना है हमारे बी को। तो मतलब बात समझ में आ गई कि जो है ए की तुलना में, है ना, ए बी की तुलना में विद्यालय के निकट रहता है, ये बी ज्यादा दूर रहता है और ए जो है ये पास में ही रहता है। इसकी बात हमने अभी आंसर में कर ली थी, मतलब ओपी जो है वो छोटा है ओ क्यू से, ये ओपी जो है ये ओ क्यू से छोटा है इसलिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ए बी की तुलना विद्यालय से पहले चलता है, क्योंकि ए के लिए t इक्वल्स टू 0, परंतु बी के लिए t का कुछ परिमित, मतलब एक फाइनाइट मान है। ये क्या दिख रहा है, b जो है ये tth सेकेंड पे चलना शुरू करता है, जबकि a 0 पर ही चलना शुरू कर दिया था, मतलब ये यही शुरू कर दिया था। ये कुछ दूर चल गया, मतलब करीब करीब इतनी दूरी ये ए वाला चल चुका है, ए इतनी दूरी आ गया, अब यहां से बी ने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। तब तक ये ए देखिए इतनी दूरी चल चुका है, ये कितना ओ ए, ये एक डिस्टेंस चल चुका है। अच्छा, अगला, चूंकि बी के लिए ढाल ए के लिए ढाल की तुलना में अधिक है, अतः बी ए की तुलना में तेज चलता है। हमने ये भी डिस्कस करी, इसका जो कोण है ये ज्यादा है और इसका जो कोण है वो क्या है, कम है, तो मतलब ये जो चल रहा है ये तेज चल रहा है और ए जो है वो धीमे चल रहा है, तभी तो ज्यादा समय ले रहा है। डी, ए और बी घर एक ही समय पर पहुंच जाते हैं, ए और बी जो है वो दोनों ही घर का पहुंचते भी तो टाइम पे पहुंच जाते हैं। अगला, बी ए से प्रतिच्छेदन बिंदु अर्थात एक्स पर केवल एक बार ही आगे निकलता है। बी जो है ए से एक बार ही यहां क्रॉस किया है, इसके बाद क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना, ये दोनों क्या क्रॉस किए, एक ही बार क्रॉस किया, एक ही बार क्रॉस किया है, मतलब क्या है कि दोनों एक बार मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चंस के आंसर। अब हम आगे बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की। यहां पर कह रहे एक महिला अपने घर से
ठीक है, प्रातः 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह वहां 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचिए। मतलब भैया ये पैदल पैदल चली गई, सवेरे सवेरे इनके पास बहुत सारी ऊर्जा थी, बहुत सारी एनर्जी थी, खा पी के गई थी, तो ये तो पैदल पैदल ही पहुंच गई स्कूल ही पहुंची, क्या कार्यालय लिखा, मान लेते स्कूल गई, ठीक है, स्कूल में भी तो कार्यालय होता है ना भाई, तो चलो स्कूल गई ही। अच्छा, फिर क्या किया, 5 बजे तक वहां रहे और 5 बजे के बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ऑटो को पकड़ा और घर आ गए, क्योंकि भैया 5 बजे तक थक चुके थे। तो जब थक गए थे तो रिक्शा पकड़ना लाजमी है भाई। आइए बात करते हैं जरा हम हमारे ग्राफ के लिए। तो हमें समझ में आता है 9 बजे चलना शुरू किए थे, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है जो चलना है वो हमारे लिए, डिस्टेंस को x से डिनोट कर देता हूं मैं, ये हमारे लिए 2.5 किलोमीटर की है और 9 बजे चलना शुरू किया था 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। तो इनकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो है हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो मुझे एक्सटी ग्राफ बनाना है, तो मैं यहां पर एक ग्राफ तो प्लॉट कर ही लूं, जिसके जरिए मैं इन डाटा को रखना शुरू करूंगा। एक्स अक्ष पे हमेशा ही मैं रखता हूं समय को, टाइम को, क्योंकि एक्स अक्ष हमेशा ही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेती है, जो किसी पर निर्भर नहीं करती है। अब भैया ये लेट हो जाए ऑफिस के लिए, समय तो चलता ही रहेगा ना, समय थोड़ी बदलने वाला। तो यहां पे मैं बात कर लूं कि ये जो होगी ये किसके लिए हो जाएगा भाई, तो यहां पर ये हमारा विस्थापन लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर कह ही रहे हैं कि भाई एक्सटी ग्राफ बतानी है, मतलब जो विस्थापन समय ग्राफ है उसको ही बताना है। अब यहां पे मुझे टाइम चाहिए कि भाई ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली और x दूरी चली, तो समय कितना लगेगा। तो भाई हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो भैया समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हो गया भैया दूरी, ये हो गया भाई चाल। आओ तो क्या करा जाए अब भैया दूरी तो थी इनकी कितनी, 2.5 किलोमीटर की, और चल कितने से रहते, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया ये कितना आ गया, 1/2, कितना आ गया, 1/2 आवर्स। मतलब अगर इसको लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट में जो है ये पहुंच गई कहां, ऑफिस, ठीक। अच्छा, यहां पे अब रुकी है, कितने देर रुकी है भाई, 5 बजे तक। तो मतलब ऐसा समझता हूं मैं कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये ऑफिस का इनका टाइम था। 9 बजे AM सवेरे ही गई होंगी, है ना, लिखा नहीं, अच्छा लिखा है प्रातः, ठीक। अच्छा, तो भाई 9 बजे से 5 बजे तक इनका ऑफिस में रहना हुआ। अब इसके ड्यूरेशन अगर मैं देखूं तो कितनी देर हुआ, है ना, 5 घंटे ये हो गए, ठीक है, और 4 ये, है ना, 9 से 5 बजे तक में टोटल जो अवधि है, ठीक है, कुल अवधि जितनी देर ये ऑफिस में रुकी है वो हो गया भी 9 से 10, 11, 12, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 3 घंटे ये, 5 घंटे ये, यानी कुल 8 घंटे भाई, 8 घंटे, 8 आवर्स ये ऑफिस में ही रहे, ठीक है। कैसे कैसे काम करेंगे, तो भैया ये घर पे डली है, ठीक है, ये घर पे जब डले हैं तो ये कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। ये जब घर पे थे तो ये कितना बज रहा था, ये 9 बज रहा था। अब क्या हुआ, तो ये चलना शुरू किया इन्होंने, और कितने किलोमीटर चलना भाई, 2.5 किलोमीटर चलना है। तो यहां पर विस्थापन बनाना है, तो मैं बना लेता हूं ये 1 किलोमीटर, ये मेरा 2 किलोमीटर, ये मेरा पूरा 3 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर यहीं कहीं बीच में हो जाएगा, ठीक है। अब 9 बजे के बाद मेरे को 8 कॉलम्स यहां पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 8 घंटे लेना है। तो 9 बजे के बाद ये बच गया भाई मेरा 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये यहां पर पहुंचते पहुंचते भैया 5 PM हो गया, ये हो गया शाम, ठीक है, ये हो गया इनके छुट्टी का टाइम, ये हो गया 5 PM।
अब क्या करूं मैं, तो भाई ये 9 बजे चली थी, आधे घंटे में ही ऑफिस पहुंच गई, तो 9 के बाद एक काम करिए, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बना ले, तो ये बीचों बीच ये 9:30। अब 9:30 बजे ये जो है ये 2.5 किलोमीटर चल चुकी थी, मतलब यहां पहुंच चुकी थी। ये जो पॉइंट है ये 9:30 भी हो गया, और इधर से देखेंगे तो ये 2.5 भी हो गया। ठीक, तो ऐसा चली होंगी। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, तो ये भैया यहां पर 8 घंटे रुकी। कब तक रुकी है, तो ये रुकी है, ये बिल्कुल यहीं पर चुपचाप। अब भैया अब चल थोड़ी रही है, मतलब इनका विस्थापन थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं होगा विस्थापन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई। कब तक, 5 बजे तक। 5 बजे तक यहीं कहीं रही। अब भैया अब क्या हुआ, अब तो हो गई छुट्टी, और छुट्टी में थक चुकी थी ये, तो थकने के बाद इन्होंने क्या किया था भाई, ऑटो पकड़ लिया। अब ऑटो जिस रेट से चलेगा उसी रेट से तो ये भी चली होंगी, तो भैया ऑटो पकड़ा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। तो फिर से वही मैं बात करता हूं, फिर से आने में लगा समय, आने में लगा समय। जब वो आई तो भैया कैसा समय, कितना समय लगा, तो आने में जो इनको समय लगा है, चलना तो 2.5 किलोमीटर ही था ना, जितने दूर ऑफिस गई थी उतना ही। तो भाई ये समय के लिए दूरी बटा होता है चाल, तो दूरी कितनी थी, दूरी थी हमारी 2.5 किलोमीटर, और चाल कितनी थी, अब की बारी थी ये 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नीचे कितना हो जाता है भाई 10, ये खत्म हो गया, मतलब कितना 1/10। कितना मिला 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो गया भाई, तो ये 1 घंटा, यानी अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो ये 60/10, यानी सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में घर आ गई। ठीक है, 6 मिनट में घर आ गई। तो ये मैं थोड़ा सा इसको इस ग्राफ में थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लूं, तो ये तो 5 बज गया था। अब 5 बजने के बाद बहुत ही कम समय लगा होगा भाई, 6 मिनट बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। ये पूरा जो ड्यूरेशन है, ये 9 बजे के बाद ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन को मैं अगर लिखता हूं तो ये 9 बजे के बाद ये कितना हो गया, ये 10 बज गया। यहां पर इसकी मैं बात करूंगा तो ये 11 बज गया, ये 12 बजा, ये 1 2 3 4 5, तो ये बहुत ही कम देर लगा होगा, और ये आ गई होंगी घर। थोड़ा सा स्लोप मिलेगा लेकिन बहुत कम होगा वो। तो मतलब ये जो एक यहां पे डॉटेड अगर मैं बना लूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये एक टाइम था 9:30 वाला, और ये जो था ये था 5 बजे तक। 5 बजे तक वहीं पे वहीं थी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट बनने का मतलब क्या है, देखिए ना, ये विस्थापन हो रहा है क्या, कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर हो रहा है किधर, नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब जिधर गए थे वापस आ गए घर। ठीक है, तो बन गया भाई हमारा ग्राफ। यहां पे कह रहे थे कि चल रही है ये, तो किसी उपयुक्त पैमाने को चुनिए और उसकी गति का एक्सटी ग्राफ कीजिए। एक्सटी मतलब विस्थापन समय ग्राफ कीजिए। ये हो गया हमारा विस्थापन और समय का ग्राफ। ठीक है, आई होप कि अब आपको यह बात समझ में आ चुकी है बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 कह रहे हैं कि कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भैया, एक तो शराबी भी है और ऊपर से गली भी तंग है, तो होगा क्या, यही होगा भैया, झूमेगा। तो झूम रहा है कैसा, तो भैया बोले 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे। लेकिन बड़ा अच्छा शराबी यार, मतलब कैलकुलेटेड चल रहा है, ये 5 कदम और 3 कदम पीछे। फिर क्या किया, उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता और 3 कदम पीछे आता। अच्छा, गिनती नहीं बोल रहा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पी है इसने, लेकिन लड़खड़ा तो रहा है। चलिए, इसी तरह से वो चलता रहता है, उसका हर कदम 1 मीटर लंबा और 1 सेकेंड समय लगा था। वैसे भी जब शराबी शराब पी लेता है तो कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी हो जाती है ना, उसको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब ध्यान में आने लगता है, पुराने इतिहास में वो वाली बातें भी ध्यान में आने लगती है जो कभी हुई ही ना हो। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन बड़ा मजेदार होता है भाई। तो इनका भी कैलकुलेशन बहुत ही मजेदार है। ये देख रहे क्या फिक्स चल रहा है, मतलब या 5 कदम आगे जाएंगे और 3 कदम ही पीछे आएंगे, और अगली बारी में भी 5 ही आगे का 3 ही पीछे आया। बड़ा मजेदार है भाई। और समय 1 सेकेंड का, और चल कितना रहा भाई, 1 कदम बिल्कुल 1 मीटर लंबा। तो मतलब लड़खड़ा कैसे रहा भाई, हर एक में 1-1 मीटर ही चल रहा है, तो लड़खड़ा तो नहीं रहा होगा, ये तो बराबर चल रहा है। खैर ठीक है, कह रहे तो मान लेते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचना है। तो भैया देखो कैसे कैसे दिन आ गए, है ना, तंग गली में चलने वाले शराबी के भी एक्सटी ग्राफ खींचना है भाई। और ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए
अच्छा, उसके लिए विधि भी लगाया जाए। वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय में गिर जाता है। लो भैया, अब लग रहा है कि पी के ही आया है ना। ये 13 मीटर दूर जाकर के गिर गए भाई साहब ये गड्ढे में, और ये जहां से चले थे मतलब कहां से चले होंगे भाई, बैठकर उत्तम व्यवस्था वाली जो जगह होती है वहां से ये चले थे, 13 मीटर दूर जाकर के ये गिर गए। अब उठाएगा भाई जिसको आके उठाना होगा, हम तो अपना सवाल हल करते हैं। क्या कहा सवाल में? 5 कदम आगे, तो चलो भैया 5 कदम आगे, ठीक है, मैं लिख लेता हूं 5 कदम आगे, और इसके बाद क्या कहता भाई, तो 3 कदम पीछे, 3 कदम पीछे। अच्छा, उसके बाद 5 कदम फिर आगे और 3 कदम फिर पीछे, यानी कुल कितना चल रहा है? अगर एक बार की मैं बात करूं तो कुल कितना चल रहा है? कुल 8 कदम चल रहा है। कुल 8 कदम चलने पर 8 कदम चला, और विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन जो उसका हुआ, उसका विस्थापन ऐसा मैं कह सकता हूं हर कदम 1 मीटर का है। तो भाई ऐसा समझे ना, ये 1 2, अच्छा सीधी लाइन पे ही चलाते भाई, 1 यहां तक चला, 2 3 4 5, और फिर 3 कदम पीछे आ गया, तो फिर 3 कदम यहीं से पीछे इसी लाइन में पीछे कर लेता हूं मैं, 1 2 3। तो अल्टीमेटली ये विस्थापित कितना हुआ है? सिर्फ 2 कदम, और हर एक पार्ट 1 मीटर का है, 1 मीटर का है। तो मतलब ये कितना चला पहली बार में? तो पहली बार ही अगर एक बार कंप्लीट हुआ कि भैया वो 5 कदम गया, 3 कदम वापस आया, तो कुल विस्थापन इसको 2 मीटर का हुआ। ठीक है, कुल कितने का विस्थापन हो गया? इसको 2 मीटर का कुल विस्थापन हो गया। अब इसी प्रकार से, ठीक है, अगले 8 कदम चलने, अगले 8 कदम में क्या होगा भाई? तो अगले 8 कदम में अगर ये चलेगा तो ये अब कुल चल चुका होगा 16 कदम, है ना। 16 कदम चल गया, तब इसके द्वारा जो विस्थापन होगा तो वो कितना हो जाएगा भाई? तो 2 मीटर ये चला था, 2 मीटर और चल गया, मतलब कुल दूरी की अब मैं बात करूं, मैं इसको भी थोड़ा सा हटाता हूं, इसको भी मैं दूरी ही कह लेता हूं। तो भाई अब जो दूरी चला, ये दूरी अब कितना हो जाएगा? 2 मीटर पहले में, 2 मीटर ये चल गया 4 मीटर, क्योंकि हर बार इफेक्टिव तो 2 मीटर का ही हो रहा है। फिर क्या होगा भाई? तो ये अगले में अगर मैं बात करता हूं तो 24 कदम मैं इसको चला देता हूं, तो 24 में कितना पहुंच जाएगा भाई? तो ये पहुंच जाएगा 6 मीटर। फिर अगले 32, कुल 32 कदम चला, और 32 कदम चलने में, ठीक है, 32 कदम चलने में ये 8 मीटर, लेकिन उसको भाई जो यहां पर 13 मीटर दूर जाकर के वो गड्ढे में गिर जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब अगले में देखिए, अगर अगला वो मात्र 5 सेकंड चल दे, मतलब 5 कदम चल दे, यानी अगर वो 37 कदम सिर्फ और सिर्फ चल देता है, तो देखिए 18 में 5 में जोड़ दूंगा, हर बार यही तो कर रहा हूं, 5 चल रहा और 3 अभी जो बताया, 5 चल रहा और 3 वापस आ रहा है। अब 8 मीटर चल चुका था और यहां से 5 कदम और चला, मतलब 5 मीटर और चल देगा, तो भाई 8 और 5 13 मीटर हो गया। अब तो गिर गया ना, आपको लगेगा यहां पे तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ भाई। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से चला चला चला, आखिरी वाले में अब वापस आने का तो मौका नहीं है, कहीं गिर गया 5 कदम चल के, अब वापस क्यों आएगा? लास्ट जो चला, लास्ट वाले में तो 5 कदम चला और गिर गया, अब वापस आने की है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, उसमें आएगा ही नहीं। तो आखिरी वाले केस में समझ में आता है कि भाई यहां पर पूरा इसको 8 कदम अब चलने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ 5 कदम चला और जाकर के वो गिर गया, अब वापस नहीं उठ के आ रहा। तो मतलब 13 मीटर चलने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा भाई? 37। कितना चलना पड़ेगा? 37। अब इसका मतलब समझ में आता है कि भाई वो 37 कदम चला और जाकर के वो गिर गया। अगर यहां से हमसे यह बात की जाए कि यह ज्ञात कीजिए कि वहां से चलना प्रारंभ करता है, कितने समय में गिर जाता है, तो भाई 1 कदम जो चल रहा था, 1 कदम चल रहा था, वो 1 सेकेंड में चल रहा था। 1 कदम 1 सेकेंड में। कुल कितने कदम चला? 37 कदम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? चूंकि 1 कदम 1 सेकेंड में तय करता है, अतः
कुल 37 कदम चलने में, कुल 37 कदम चलने में कितना सेकंड लेगा भाई? 37 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, मतलब 37 सेकंड में भाई साहब क्या हो गए? ये गिर गए, 37 सेकंड में ही ये गिर गए। अब बारी है एक और कि उसकी गति एक्सटी ग्राफ से खींचे, मतलब एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या? तो एक्स विस्थापन के लिए यूज होता है, स्थिति के लिए यूज होता है। तो स्थिति समय ग्राफ से इसको डिस्क्राइब करना है कि स्थिति समय ग्राफ से ये कैसे चलेगा, कैसे पहुंचेगा। तो चलिए हम एक स्थिति समय ग्राफ से भी इसको देख लेते हैं। तो आपके लिए ये रहा स्थिति समय ग्राफ, इसमें हम डिस्कस कर लें। तो देखिए यहां पर टाइम को डिनोट किया है, एक्स अक्ष हमेशा समय को, और ये जो वाई अक्ष है वो स्थिति को निर्देशित कर रही है। ठीक है, आइए जरा समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, वो सबसे पहले जो चला होगा वो 5 सेकंड का समय लिया और 5 मीटर चला होगा। यही तो चल रहा था ना, ये 5 कदम आगे चल रहा है और हर एक 1 मीटर का और 1 सेकंड लगता है। तो मतलब समझ में आता है कि 5 कदम चलने में, प्रथम देखिए ग्राफ में और इसमें यही तो डिफरेंस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एग्जैक्ट लिखते चले आ गए, लेकिन जब ग्राफ बनाते हैं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कैसी आती है भाई? वो रियल में क्या कर रहा है वो सब कुछ के बारे में पता लग जाता है। ये ग्राफ ने हमें बताया कि 5 कदम चलने में 5 सेकंड का समय, और अगला जो 3 कदम वापस आ रहा है तो इसके लिए भाई 3 सेकंड का समय। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये समझ में आता है कि जब वो 5 और 3 ये दोनों 8 कदम चला, 8 कदम, कुल 8 कदम चला, 8 कदम चलने में 8 सेकंड का समय, किंतु कुल विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ? तो कुल विस्थापन इसका जो हुआ वो हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर का। क्यों भाई? क्योंकि ये 5 गया, ये देखिए ये 0 से शुरू किया इसने, ये यहां से 5 गया, कितनी देर में गया? तो ये देखिए ये यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 ये सब पोजीशंस है। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ये सब सेकंड्स, मतलब ये टाइम है। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है? तो 5 सेकंड में ये 5 चला, ये ग्राफ ने बताया हाँ भैया ये गया, लेकिन यहां से अब चलना शुरू कर दिया किधर? पीछे। तो ये देखिए ग्राफ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ थी, अब इसका स्लोप नीचे की तरफ हो गया, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब ये वापस लौट रहा है। अच्छा कहां तक भाई? तो ये लौट करके आ गया इस पे, ये देखिए ये फाइनल विस्थापन कितना किया? 2 मीटर का, लेकिन भाई समय तो लग गया ना, समय लग गया। समय कितना लग गया? तो 8 सेकंड लग गया। मतलब एक बात समझ में आती है, टोटल विस्थापन 2 मीटर का हुआ लेकिन समय 8 सेकंड लग गया, मतलब समय तो बढ़ता ही रहेगा ना। ये देखिए सारे पॉइंट समय के रिस्पेक्ट में देखिए तो ये बढ़ता रह रहा है, लेकिन अगर ग्राफ देखें यहां पर तो समझ में आया कि सबसे पहले वो 5 मीटर गया, फिर 3 मीटर वापस आ गया, समय 8 सेकंड का लग गया और विस्थापन 2 का ही हुआ। फिर यहां से 2 मीटर का जो विस्थापन हुआ, यहां से 5 चलना शुरू किया। ठीक है ना? तो जब यहां से 5 चलना शुरू करेगा तो कितने मीटर पे चले जाएगा? तो 2 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी टोटल 7 मीटर पे आ गया। कुल कितने पे आ गया भाई? 7 मीटर पे। और समय कितना लग गया? तो यहां से यहां तक चला कितना कदम था? 5 कदम ही ना। 5 कदम चलने में 5 जो है सेकंड का समय, तो 8 और 5 13 सेकंड। तो मतलब अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो ये देखिए 13 सेकंड। अब 13वें सेकंड पे ये चला गया कहां पे? ये आ गया है भाई अब 7 पे। अब फिर क्या करेगा? तो फिर से वापस आ गया, तो अब कुल विस्थापन कितना? तो 2 भी कुल विस्थापन और बढ़ जाएगा, तो 2 + 2 मतलब 4 पे आके अटक गया, यानी ये वाली वैल्यू देखेंगे तो ये 4 पे आकर के अब अटक गया। अब क्या करेगा? तो भाई समय तो बढ़ता जा रहा, समय नहीं कम हो रहा। आप ध्यान से देखिए 5, ठीक है, 3 कदम वापस आया तो 8 कर दिया, 5 कदम आगे बढ़ा तो 13 सेकंड कर दिया। ठीक है, फिर से वैसे ही क्या होगा भाई? फिर से वो पीछे आएगा, आगे जाएगा, इसी तरीके से ये चलता रहेगा।
मतलब कुल मिलाकर के समय नहीं रुकने वाला, समय तो बराबर रेट से इसी तरीके से चलता चला जाएगा और ये फाइनली मुझे मिलेगा कि भाई ये आगे गया पीछे आया, फिर 5 आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया। लेकिन फाइनली एक बात समझ में आती है कि 32 के बाद जब ये 5 चल देगा, 32 के बाद 5 कदम और चल देगा, तो भैया ये 37 पे पहुंच गया, मतलब 37वें सेकेंड पे पहुंच गया। कहां पे? 13 मीटर पे। और 13 मीटर दूर गड्ढा था, वो गिर गया, अब वापस नहीं आया। ये देखिए अब वापस नहीं है। मैथ्स ने ऐसा कुछ नहीं बताया था ऐसा, लेकिन ग्राफ ने बताया जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जाके खत्म, गिर गया। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ चुका है, मतलब इसके एक्सटी ग्राफ से भी अपन इसको सीख चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम जरा, और अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा अगले पॉइंट की, मतलब अगले क्वेश्चन की बेसिकली। तो अगले क्वेश्चन में देखें तो कोई जेट वायुयान, ठीक है, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा भाई, और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। मतलब 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे चल रहा है और जो जल गया दहन उत्पाद, मतलब दहन के पश्चात क्या बचेगा भाई? तो धुआं। ये ऐसा जेट है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहां से अपने दहन उत्पादों को क्या कर रहा है? नीचे की तरफ धकेल रहा है। मतलब जो धुआं है वो नीचे की तरफ आ रहा है। कितने से आ रहा है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये खुद कितने से बढ़ रहा है भाई? तो ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की तरफ चले जा रहा है। ठीक है, चलने देते। रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ चल रहा है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन के उत्पाद की क्या चाल होगी? कह रहे भैया ये तो चल रहा है, लेकिन यहां पे खड़ा है एक हमारा दोस्त, इसको ये कैसा दिख रहा होगा? ठीक है, ये इसको किस प्रकार से देख रहा होगा? ठीक, सोच रहा होगा भाई ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इसको क्या दिख रहा होगा? कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। क्या काम करे भाई? तो हम जरा पहले दोनों की वैल्यू लिखते हैं कि जेट कितने से चल रहा है और जो इसका दहन उत्पाद है, ठीक है, उसको कितने से इजेक्ट कर रहा है या बाहर की तरफ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो हम ये लिखते हैं कि जेट वायुयान, ठीक है, जेट वायुयान की चाल कितनी भैया? इसकी चाल तो ये है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, वीजे लिख लें, वीजे जेट के लिए। अच्छा, जो दहन उत्पाद भाई, उत्पाद, ठीक है, इसकी चाल कितनी भाई? तो मैं कह रहा हूं जो जेट इजेक्ट कर रहा है बाहर, जो बाहर निकल रहा है, इजे लिख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता, कितना हो जाएगा? -500 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे अब माइनस क्यों लगा दिया? तो मैंने इसलिए लगा दिया कि अगर इसको प्लस कर रहा हूं तो ये माइनस में ही होगा ना, ये नीचे की तरफ आएगा ना, तभी तो ये रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, डायरेक्शन उल्टी दिख रही है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल किस तरीके से जो चल रही है, मतलब इसकी जो चाल फाइनली जो दिख रही होगी, वो फाइनल चाल किस प्रकार से दिखेगी इस व्यक्ति को? तो इस व्यक्ति को तो इस तरीके से दिख रही होगी कि ये जो है माइनस कौन सा, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, प्लस 500। ठीक है, 500 क्यों लिखूं? मैं तो लिखता हूं वीजे, फॉर्म के रूप में लिख लेता हूं। जो बाहर खड़ा मेरा दोस्त है उसको यही वेलोसिटी दिखेगी, क्योंकि ये इतने से क्या हो रहा है, इतने से नीचे की तरफ जा रहा है और ये इतने से ऊपर की तरफ जा रही है। तो मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होंगे चीजें। तो क्या मिलता है भाई? तो जिधर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिसकी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, ये इसको दिखेगी, और प्लस ये दिख रहा होगा 500 किलोमीटर से ऊपर जाती हुई। मतलब फाइनली ये मिलेगा -1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको फाइनली दिख रही होगी ये जेट के लिए। ठीक है ना? ये दहन उत्पाद की चाल क्या होगी? जो दहन उत्पाद है ये कितने से दिखेगी अब इसको? तो इसको ये जो ऊपर चला गया वो वाला पोर्शन माइनस होता जाएगा हर बारी। ठीक है, क्योंकि ऐसा समझिए ना, हर घंटे पे ये 500 किलोमीटर ऊपर चली गई, और ये जो नीचे 15, सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ है भाई, ये 15 किलोमीटर नहीं था, 1500 था, है ना, 1500 था। आंसर सही निकला, आंसर में हमने सही लिखा, यहीं से लिखा था 1500 से वो नीचे की तरफ आ रही, तो हर बार उसको कितना महसूस होगा? सिर्फ 1000 ही,
ये सापेक्ष गति के टर्म्स में हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो मतलब समझ में आ गया कि प्रेक्षक को दहन उत्पाद की चाल, प्रेक्षक को दहन उत्पाद की चाल, हमेशा ही जब भी हम देखते हैं इसी प्रकार से चीजें मिलती है कि डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम इसको डिसाइड करते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में होती हैं तो दोनों को क्या करते हैं भाई, अगर ये भी इधर ही जा रही है, ये भी इधर ही जा रही है, तो वो एक अलग केस बन जाता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो अलग केस बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे क्या हो रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। ये आ गया हमारा -1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पर कह रहे हैं कि भाई सीधे राजमार्ग पर कोई कार, ठीक है भाई, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए, कार को रुकने में कितना समय लगा, ठीक है भाई। मतलब सीधे राजमार्ग पे कहने का मतलब क्या है कि हम यहां पर बात करेंगे किसकी, तो हम यहां बात करेंगे वेलोसिटी की, ठीक है ना। यहां पे हम बात करेंगे वेग की। चाल लिखा हुआ है लेकिन ये क्या होता है भाई, ये वेग। जब चाल में डायरेक्शन आ जाता है तो यही तो वेग बन जाता है। तो मतलब यहां पर जो वेग दिया हुआ है इसका, वो वेग है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये 200 मीटर की दूरी पर रुक गई, ठीक है। तो मतलब इसको मैं कह लेता हूं वेग। अच्छा ये कौन सा वेग होगा, ये पहले ही ये दिख रहा है कि ये कार चल रही है, तो इसको मैं कह लेता हूं ये फाइनल वेग होगा, अंतिम वेग v। ये सॉरी ये प्रारंभिक वेग, भाई चल रहा होगा ना, शुरू में ही चल रही है u, ये प्रारंभिक वेग। अच्छा तो अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग ये होगा कि इसको मंदन कराया और रुक गई, मतलब अंतिम वेग इसका हो गया भाई 0, अंतिम वेग हो गया 0, ये मिल गया मेरा v का मान। अच्छा टोटल विस्थापन कितना हुआ इसके केस में, तो टोटल विस्थापन हुआ भाई 200 मीटर का। विस्थापन कितना हुआ, 200 मीटर का। कैसे कह दिया मैंने इसको, तो मैं इस टर्म पे कह सकता हूं कि 200 मीटर की दूरी चली और ये कार रुक गई। अच्छा जब रुक गई तो मेरे लिए अब यहां पर एक काम आ गया कि भाई u दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करूं, क्योंकि 200 मीटर दिया था, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं भाई, 126 को अगर मुझे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है भाई, तो इसको सीधे सीधे 5/18 से कर देता हूं मैं गुणा। अब कहेंगे क्यों कर दिया, तो मैंने इसलिए कर दिया, और इसको आप भी याद रख लीजिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है, तो ये होता है भाई किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और आर मतलब 60 × 60 सेकेंड्स। एक मिनट में 60 सेकेंड्स और एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 × 60, इन दोनों को काट दीजिए, ये दोनों कट गए, बचा क्या भाई 10/6 × 6। अगर इसको काटे 5 से, तो 5 से ये 2 बार में, और ये 2 से काटते हैं ना, 2 से काटते हैं, ये 5 बार में, और ये कितना 3 बार में, मतलब ये कितना बचा 5/18। तो सिंपली याद रख लीजिए, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा, और मीटर से किलोमीटर प्रति सेकंड में आने के लिए 18/5 से गुणा, खत्म, इसका जस्ट उल्टा। चलिए तो मैंने अब क्यों किया 5/18, ये बात तो अब आपको मिल गया आंसर। तो 5/18 से कर दीजिए गुणा, क्या मिलने वाला भाई, तो 18 से अगर 26 को काटते हैं, ठीक है, तो आई थिंक ये 7 बार में कट जाना चाहिए, 8 7 56, हाँ 7 बार में कट जाएगा, ये डायरेक्टली 7 बार में कट जाएगा, 35, ठीक है 35 क्या, तो मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया u। अब मुझे चाहिए कि कार को रुकने में समय कितना लगा, तो भाई मुझसे मांगा जा रहा है यहां पर टाइम का कैलकुलेशन। मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास s है, और मुझे चाहिए t। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां से निकाली जा सकती है, तो भाई गति के जो समीकरण हमने पढ़े थे वो ये था v = u + at। अगला था मेरे पास s = ut + ½ at², और अगला है v² - u² = 2as। कोई ऐसी चीज जिसमें ये पूरी डेटा लगे और निकल जाए, तो हम पाते हैं कि आई थिंक इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें से ये डेटा डाल करके निकाला जा सके। तो क्या करूं, तो मैं ऐसा काम कर लेता हूं कि मैं सबसे पहले किसी एक टर्म को कैलकुलेट करके ले आता हूं और दूसरे इक्वेशन में रख करके निकाल लूं, ठीक है।
किसको ले आ दिया जाए भाई? तो मुझे टाइम चाहिए, तो मुझे एक्सीलरेशन की बात तो करनी पड़ेगी, बिना एक्सीलरेशन की बात किए ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये तीसरी समीकरण से क्या मिलेगा भाई? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि देखिए a निकल जाएगा तो मैं पहले समीकरण में भी रख करके t निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को v पता है, मेरे को u पता है। मेरी मर्जी, मुझे मन करेगा तो इस सेकेंड इक्वेशन में भी रख के निकालूंगा, लेकिन बिना a के काम नहीं होने वाला, तीनों में ये है। तो a अगर निकालना चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा v का मान कितना, तो फाइनली रुक गई थी तो 0। u का मान कितना, तो 126, सॉरी 126 क्यों लिखूं, 35 आ चुका है। u जो है हमारा वो कितना आ चुका है, 35 मीटर पर सेकेंड, तो 35 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a निकालना ही है, और s का मान विस्थापन 200 मीटर का हुआ था, तो अपॉन में 200। मतलब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो a इक्वल्स टू मिल जाएगा -35 गुणे 35 बटा में 2 गुणे 200। ठीक है, तो a का फाइनल मान यहां पर आ जाएगा -3.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अच्छा, अब करूं क्या? तो मुझे एक बात समझ में आ रही है यहां से कि भाई ये जो है माइनस में आ रही है। माइनस में आने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव जो है यहां पर, यही तो शो कर रहा है कि ये मंदन है। ये क्या हो रही है? मंदन हो रहा है। ठीक है, मंदन का मतलब है ये रुकने को जा रही। अच्छा, मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था समय। तो मैं क्यों ना पहले वाले में रख देता हूं v इक्वल्स टू यू प्लस at से, क्यों इसमें रख दो, ये आसान पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए, तो फाइनली अगर यहां से मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, at इक्वल्स टू v माइनस यू, इस u को इधर ले आए, t इक्वल्स टू मैं ये भी लिख सकता हूं v माइनस यू अपॉन a। अब v कितना? तो v तो है भैया 0, v कितना? v 0, रुकने जा रही थी। t कितना? सॉरी t तो निकालना है, u कितना? तो u है मेरा 35, ये हो गया 35 अपॉन में ये आया मेरा कितना, 3.06, तो नेगेटिव ऑफ 3.06। तो फाइनली t को अगर कैलकुलेट कर लूं तो ये मिल जाता है 11.4 सेकेंड। टाइम इज 11.4 सेकेंड। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, मतलब समय जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी 11.4 सेकेंड के बाद ये कार रुक जाएगी, या फिर इसको रोक लिया जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं ना इतनी दूरी पर रोक दिया जाता, तो रोक लिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या सीखा? तो यहां पर हमने सीखा कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से यूटिलाइज की जाती है। बहुत टफ टिपिकल नहीं होता, आप तो सिर्फ गिवन डेटा लिखिए, इक्वेशन लिखिए, आपको समझ में आ जाती है कौन सा ऐसा मान है जो मुझे निकालने के बाद मैं फाइनल रिजल्ट पे पहुंच सकता हूं। उस मान को निकाला और पहुंच गया फाइनल रिजल्ट पे। ठीक है, चलिए, आई होप कि यह बात आपको समझ में आई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, दो रेलगाड़ियां हैं, कितने भाई? दो ट्रेन, ए व बी, दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ही दिशा में चल रही हैं। दोनों एक ही दिशा में चल रही है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है। यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच में आरंभिक दूरी कितनी थी, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें जो गिवन है वो ये है कि दोनों जो रेलगाड़ियां हैं, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही। अच्छा, कुछ इस प्रकार से होंगी ये कि भाई दो समांतर पटरियां, ये हो गई दो समांतर पटरियां। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है, ठीक है ना, और दोनों रेलगाड़ियां दोनों समान ही एक ही दिशा में चले जा रही है, ठीक, और 400 मीटर लंबी है। अच्छा, तो ऐसा कुछ समझ में आता है कि ये रही पहली वाली ट्रेन जो कि चल रही है इसी दिशा में, कितने से भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले जा रही है। ये कौन सी ट्रेन है? ट्रेन ए है, और इसकी जो ये दूरी है कितनी लंबी है? ये लंबी है 400 मीटर। अच्छा, ये 400 मीटर लंबी हो गई, ठीक है।
बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर पर सेकेंड से इसको त्वरित कर देता है। ठीक है, यदि 50 सेकेंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच की आरंभिक दूरी कितनी थी। ठीक, चलिए, तो मतलब एक बात समझ में आता है कि यहां पर लिखा है ए जो गाड़ी है वो बी से आगे है, मतलब जो गाड़ी बी है, मतलब ट्रेन जो बी है वो इसके कहीं पीछे है। ये हो गई मेरी ट्रेन बी, और ये बी ट्रेन भी इसी के दिशा में चल रही है। हमें यह पता करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा, एक काम करें, थोड़ी सी और दूर कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और दूर करते हैं ताकि दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आए। इसको और दूर बनाते हैं। ये हो गई हमारी ट्रेन बी, ये ट्रेन ए, और ये हो जाती है हमारी ट्रेन बी। और इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी थी ये कितनी दूरी थी आरंभ में, यहां से इसके मिडिल से इसके मिडिल तक की बात करें, ये कितनी दूरी थी ये हमको ज्ञात करना। हो क्या रहा है, तो ये जो ट्रेन ए है ये भी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये भी इनिशियली तो 72 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से चल रही थी, लेकिन इसने स्पीड बढ़ा दी। अच्छा, इसने स्पीड बढ़ाई तो क्या हुआ होगा भाई, तो मुझे यह पता चला कि ये ट्रेन 50 सेकेंड के बाद बी जो है इसको क्रॉस कर गई। अच्छा, तो 50 सेकेंड में ए भी तो कुछ दूरी आगे बढ़ी होगी ना। 50 सेकेंड में ए की पोजीशन अब ये हो गई होगी, ये तो अभी भी वही 72 से ही चल रही है, लेकिन यहां से यहां तक जाने में इसने जो टाइम लिया ये लिया 50 सेकेंड का, और इसी 50 सेकेंड में इसने अपना एक्सीलरेशन बढ़ाया, ज्यादा तेज चलाए, और ये इसका ये पोजीशन आ गई। ये किसकी पोजीशन है भाई, ये पोजीशन है बी की, क्योंकि ये देखिए ए का चालक यहां होगा और बी का गार्ड यहां होगा, मतलब ये इसको पूरी तरीके से क्रॉस कर गई, यानी जो बी चला है उतनी ही देर में वो ये रही दूरी। ठीक है, ये बी के द्वारा चली गई दूरी है ना, ये एस बी कह लेता हूं। ये यहां से यहां तक जो चला है ये कौन है भाई, तो इसको कह लेता हूं मैं, ये एस ए है, इसके द्वारा चला गया। ये दोनों ही कितनी देर में चली गई है, 50 सेकेंड में, मतलब एस बी भी 50 सेकेंड में, एस ए भी 50 सेकेंड में, तभी तो ये इसको क्रॉस कर गई होगी। ठीक है ना, मतलब पीछे वाले ने उसको क्रॉस कर दिया। अब इसके लिए हमको काम करना है, हमें यह बताना है कि ये कितना था, मतलब प्रारंभ में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, ये हमें बताना है। जो पर्पल से बना हुआ है ये क्या है, 50 सेकेंड बाद की स्थिति, और ये रेड वाला जो दिख रहा है क्या भाई, ये 50 सेकेंड पहले की स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। तो चलिए हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक वेग कितनी होगी। अच्छा, दोनों ट्रेनों की प्रारंभिक वेग तो सेम ही थी, प्रारंभिक वेग यू ए कह लेता हूं। चलिए कितनी हो जाएगी यू ए भाई, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड में बदलूं तो 18 से 5/18 से मैं कर देता हूं गुणा। क्यों करते हैं 5/18, अभी जस्ट हमने सीखा हुआ था। तो ये कितना हो जाएगा, 18 से 4 बार में 72, मतलब पंचों के 20, ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब पंचों के 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये चल रहा है। ठीक, अच्छा 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, तो मैं अगर इसमें कैलकुलेट करता हूं कि ये दूरी कितनी चलेगा, ठीक है ना, तो तय की गई दूरी। अच्छा, पहले किसकी बात करेंगे भाई, तो ये मैं बात करूं एस ए की। किसने चला, कौन चला, एस ए चला। तो एस ए ने कितनी दूरी तय करी, तो भैया ये चल रहा था 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। क्योंकि देखिए चाल बराबर जो होता है वो होती है हमारी क्या, दूरी बटा में समय। तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो मैं यहां पर लिख दूंगा चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय अगर यहां पे कैलकुलेट करा जाए तो क्या मिलने वाला भाई, तो चाल गुणे समय, देखिए चाल कितने की है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना था 50 सेकेंड ही तो चला था वो। ये जो एस ए जो दूरी निकाल रहे हैं, ये जो दूरी निकली यहां से यहां तक की, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं ये कितना चला होगा, तो ये चल गया भैया 1000 मीटर, ये 1000 मीटर चल गया। ठीक है, अब ये जितनी देर में 1000 मीटर चला है उतनी ही देर में ये चला होगा एक्सीलरेशन 1 से बढ़ा करके। ठीक, तो देखिए बी के लिए निकालते हैं, यू बी मतलब प्रारंभिक वेग बी का, ये किसका हो गया, प्रारंभिक वेग बी का। बी का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा भाई, यू बी कह लेता हूं। यू बी भी वही होगा 72 इंटू 5/18, क्योंकि दोनों का प्रारंभिक वेग सेम था 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा।
और इसमें त्वरण कितना है भाई, तो त्वरण का मान दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने कहा ना कि त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसने अपने आप को एक्सीलरेट कर दिया। और टाइम कितना लेता है, तो ये लेता है 50 सेकेंड। तो मैं जरा कैलकुलेट करता हूं कि 50 सेकेंड के बाद ये कितनी दूरी चल गया होगा। तो बी द्वारा तय की गई कुल दूरी का मतलब क्या भाई, तो मैं ये एस बी निकालना चाहता हूं, ये यहां से यहां तक चल के गया तब तो क्रॉस करेगा। तो कुल दूरी अगर निकालना है तो ये किस फॉर्मूले से निकालूं भाई, तो मेरे पास टी है, ए है और इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है नहीं। तो इसको निकाल लेता हूं मैं इससे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के फॉर्म से निकल जाएगा। क्यों इसी से निकलेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली सारा डेटा गिवन है। तो देखिए एस बी का जो मान निकला, यू कितना था भाई, इनिशियली ये चल रहा था 20 इंटू 50 प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन का मान 1 है और टाइम का मान वही 50 सेकेंड है। टाइम का मान कितना है, 50 सेकेंड। तो मैं यहां पे कर देता हूं 50 का स्क्वायर, कितना बन गया भाई, तो ये तो हो जाता है 1000, ये 2500 बटा में 2, मतलब ये अगर कैंसिल करता हूं तो ये कितना हो जाता है 1250। ये 1000 और 1250 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2250, ठीक है, मीटर। ये कितना चल गया 2250 मीटर। अब एक बात समझिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एस। ये पूरी एस बी में से ये एस ए को माइनस कर दूं तो ये एस मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये पूरी लाइन एस बी की है, इसमें से ये एस ए को कर देता हूं मैं माइनस, ठीक है। तो अगर मैं ये एस ए को माइनस कर दूंगा तो एस मिल जाएगा। ये कुल बी ने चला, यहां पे पहले से ही ए थी, ये चला कौन सा भाई, ये एस ए है। ये पूरी दूरी कौन है, एस बी है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये शुरुआत में, प्रारंभ में इन दोनों के बीच में क्या दूरी थी, ये एस मुझे निकालना है। तो ये टोटल में से इसको माइनस कर देता हूं। तो देखिए मैं ऐसा लिखता हूं, प्रारंभिक दूरी ए तथा बी के बीच कैसे निकलेगा भाई, तो ए तथा बी के बीच में निकलेगा एस बी माइनस कर दीजिए एस ए, मतलब टोटल एस निकालना था, एस बी था 2250, एस ए है मेरा 1000, ये 1000 निकला है, ये एस ए 1000 निकला हुआ। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये कितना मिलता है 1250 मीटर, 1250 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच में जो पहले दूरी थी, ये वाली जो दूरी थी, ये कितनी थी, ये दूरी थी हमारी 1250 मीटर। ये 1250 मीटर पहले ट्रेन थी बी, और जो ट्रेन ए है वो 1250 मीटर इससे कह लूं कि आगे थी, ठीक है, जब शुरू में चले थे। तो चलिए फाइनली हमें इसका आंसर मिल चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। चलिए आई होप आपने रख लिया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और सबसे फर्स्ट तो आप ट्राई कीजिए इसको, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, तब तक आप चाहें तो इसको पॉज करिए, पॉज करके आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बनेंगे। आपको एक नॉर्मल सा, एक छोटा सा एक डायग्राम प्लॉट करेंगे, आपके दिमाग में क्लिक होने लगेगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। मैं न्यूमेरिकल्स में जो हमारे हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है कि हम इसके जो गिवन डेटा वो नहीं लिखते, या फिर हम डायग्राम नहीं बनाते। आपको न्यूमेरिकल मिले, आप पेन चलाइए, सिर्फ पेन चलाइए, आपका आंसर बन जाएगा। टफ टिपिकल कुछ होता नहीं है। देखिए 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी और सी, जिनमें से प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार ए तक पहुंचना चाहती, दोनों पहुंचना चाहती। किसी क्षण जब दूरी ए बी और ए सी के बीच के बराबर है, तब दोनों 1 किलोमीटर है। कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने के पहले वह कार ए से आगे निकल जाए। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण होना जरूरी है। ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया हो। देखिए भाई, ये कुछ इस प्रकार से कह रहा है, मैं रोड बनाता हूं पहले तो, ताकि ये बात समझ में आए पूर्णतः। ये एक रोड है भैया, ये क्या है, एक रोड, और ये रोड कुछ इस प्रकार है, बीच में एक ही लेन ही, मतलब 2 लेन है, ऐसा ऐसा। अब भाई
रोड काला होता है, पट्टियां व्हाइट होती है, हमारा रोड जो है वो व्हाइट है और पट्टियां काली है। ठीक है भाई, अब क्या समझ में आता है? तो ये समझ में आ रहा है, यहां पर एक कार है, ये चल रही है। ये कौन सी कार है भाई? तो ये कार ए है, ये है कार ए। अब इसके अलावा दो कारें और चल रही हैं। दो कार कौन सी? बी और सी। बी जो है वो इसी की दिशा में चल रही है, ये बी चल रही है इसी की दिशा में, और सी जो चल रही है वो चल रही है इसके विपरीत दिशा में। ये चल रही है सी चल रही है इसके विपरीत दिशा में होगी सी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब होना यह है कि ये देखिए, ये इधर आएगी और ये इधर जा रही है। अब लाइन तो ये दो ही है, अब इसको क्रॉस करना है। किसको? बी को आगे निकलना। तो भैया बी को इधर आगे निकलने के लिए ये सी वाले के लाइन में आकर के ये ओवरटेक करना पड़ेगा ना। और कोई ऐसा क्षण हुआ कि सी भी उसी समय आके यहां टकरा गया, तो ये तो टक्कर हो जाएगी दोनों की। इसका मतलब है कि सी जितनी देर में यहां पहुंचेगा उससे पहले ही ये बी को क्या हो जाना होगा? इस बी को क्रॉस हो जाना होगा, नहीं तो दोनों टकरा जाएंगी। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक कि हम किसी कार के पीछे चल रहे हो, सामने से भी एक कार आ रही है, मुझे इस कार को ओवरटेक करना है, तो मुझे इसको जब ओवरटेक करना है तो उसके आने से पहले ही ओवरटेक करना पड़ेगा ना। तो एक कंडीशन है, जिस कंडीशन पे मैंने ये डायग्राम बनाया, इस कंडीशन पे यहां से यहां तक की जो दूरी है, मतलब ए बी, ये 1 किलोमीटर है, और इसी क्षण पे ये जो दूरी है मेरा ए सी, ये भी 1 किलोमीटर है। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि दोनों 1 किलोमीटर है। अब कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि सी के पहुंचने से पहले ही वो उससे क्या हो जाए, आगे निकल जाए, तो उसको कितना त्वरण चाहिए? ठीक है ना, कितना एसिलरेट करे अपने व्हीकल को। ठीक, अगर हम यहां पे कितना एसिलरेट करें, ये अगर हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम निकाल पाते हैं कि भाई किस तरीके से ये पहले ही निकल जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, हम सबसे पहले तो लिखते हैं इसको, कार ए का जो चाल है, ठीक है, कितना भाई इसका चाल? तो इसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा भाई। तो क्या कर दूं मैं, इसको गुणा कर देता हूं किससे? 5/18 से। तो 18 दूनी 36, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड, इससे ये चल रहा है। और दूसरी तरफ दिख रहा है कि दोनों कार, कौन सी? कार बी तथा सी का चाल, इनके चाल की अगर बात करें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। इनको 5/18 करें तो 18 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, है ना, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे क्या करना है भाई? तो अब यहां तो अपेक्षिक वेग का गेम है, ये इसके सापेक्ष और ए के सापेक्ष सी। ए भी तेजी में निकल जाना चाहिए सी के पहले, तो मैं एक काम करता हूं, ए के सापेक्ष बी और ए के सापेक्ष पहले सी को लिख लेता हूं। ठीक है, तो ए के सापेक्ष कार सी का वेग क्या होगा भाई? ए के सापेक्ष अगर कार सी का वेग लिखते हैं तो कार ए जो है वो चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, और कार जो सी चल रही है वो 15 से, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। क्यों कर दिया ऐसा? ये देखिए, ये इधर चल रही है कार, इसको हमने अभी कैलकुलेट किया, ये कितना है? ये 15 मीटर प्रति सेकंड से, और ये ए चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, बी भी चल रही है 15 मीटर प्रति सेकंड से। तो ये दो कारें जब एक दूसरे के विपरीत आती है तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएंगी ना, जल्दी मिलेंगी, बहुत जल्दी ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो मतलब ये 25 मीटर पर सेकंड। और ऐसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं बी के सापेक्ष कार ए का वेग, तो ये कितना हो जाएगा भाई? बी के सापेक्ष कार ए का वेग निकालना है, तो बी का सापेक्ष मतलब ये चल रहा है 15 से, और ये हमारा जो चल रहा है वो 10, ए 10 से और बी 15 से, मतलब ये 5 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब तो समझ में आया ही होगा कि जब तक ये 15 मीटर चला बी, तब तक ए 10 मीटर आगे खिसक चुका था। ये 15 चला तब तक ये 10 आगे चला गया, तो दोनों के बीच में अभी कितने की गैपिंग्स कवर हुई? सिर्फ 5 की, है ना। ये 5 मीटर की अपनी गैपिंग्स कवर कर रहा है हर एक सेकंड में, मतलब 1 सेकंड चलेगा तो 5 मीटर दूरी दोनों के बीच की कम रह जाएगी, अगले सेकंड और 5 मीटर की दूरी कम रह जाएगी, अगले सेकंड अगले 5 मीटर की दूरी कम रह जाएगी, ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये कुछ देर बाद इसको ओवरटेक कर जाएगी, क्योंकि तेज चल रही है, पीछे वाली गाड़ी तेज चल रही है तो ओवरटेक कर जाएगी।
लेकिन यह बात भी समझ में आता है कि 15 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड को कमी नहीं कर रही है, क्योंकि 10 मीटर ये भी चल गया और ये 15 चल रहा है, मतलब दोनों के बीच की दूरी जो कम हो रही है वो सिर्फ 5। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि C के द्वारा A तक आने में लगा समय। अब कहेंगे ये क्या है भाई, अब मुझे तो यही निकालना है ना, ये किसी क्षण पे ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर हैं। तो ए सी जो दूरी तय होनी है, इसमें कितना समय लग जाएगा। जब मेरे को यहां पर वेलोसिटी पता है, किसका भाई, सी का, और मुझे पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो समय भी निकाला जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये है 1000, और ये चल कितने से रहा है भाई, तो इनके बीच की जो कवरेज हो रही है वो हो रही है 25 मीटर पर सेकंड से, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 4 बार में 25 चौके 100, मतलब 40 सेकंड में भैया ए जो है, सी जो है ए के पास आ जाएगी। 40 सेकंड में एक दूसरे के पास होंगे। अब अगर इसको क्रॉस होना है, इसको यहां से क्रॉस होना है, तो 40 सेकंड से पहले ही क्रॉस हो जाना पड़ेगा, क्योंकि 40वें सेकंड पे सी यहां पहुंच चुका होगा। ए सी बिल्कुल इस कंडीशन में होंगे 40वें सेकंड पे, तो इसके पहले इसको क्रॉस होना है। तो मतलब अब क्या लिख लूं, तो मैं लिखता हूं यदि त्वरण जो है वो ए है, तब अब मुझे त्वरण निकालना है, तो कैसे निकाल लूं भाई, तो S इक्वल्स टू होता है मेरा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां पर मुझे गिवन है क्या, तो S जो दूरी है मेरी कार B की A के बीच में वो 1 किलोमीटर ही है, तो मतलब 1000 हो गया। U की वैल्यू कितनी है, प्रारंभिक चाल इसकी कितनी है भाई, तो इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो है 5। क्यों भाई, क्योंकि यही होगी ना इन दोनों के बीच की गैपिंग्स कवर करने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 40 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ ए मुझे निकालना है टी स्क्वायर, मतलब भाई 40 का स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये पंचों के 20, ठीक है, मतलब 200, इधर हमारा हो गया 1000 प्लस हाफ ऑफ ए और 40 क्रॉस 40। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे यहां से ए की वैल्यू मिल जाती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या समझ में आती है भाई कि एक्सीलरेशन कितना चाहिए इसको, अगर इसको टक्कर से बचना है तो इसको कितना एक्सीलरेशन चाहिए भाई, तो इसको एक्सीलरेशन चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा तो ये आगे निकल जाएगा, मतलब बी जब यहां पहुंच चुका होगा तब जाकर के सी इसको क्रॉस करेगी, मतलब ये दोनों नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो मतलब हमें इसका आंसर मिल चुका है और डायग्रामेटिकली हमको क्लियर भी हो गया कि ये क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, अपने आंसर से भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि भाई जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होता है आप इसको पॉज कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए, ट्राई तो कीजिए, एटलीस्ट डायग्राम बनाने तक सिर्फ ट्राई कर लीजिए अगर यहां तक भी नहीं आता, या फिर आप डायग्राम तक देख लीजिए, इसके बाद एक बार कैलकुलेशन ट्राई कीजिए, फिर यह बिल्कुल बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि भैया एक बार आप ट्राई करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो नगर ए व बी नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं और प्रत्येक टी मिनट के बाद दोनों तरफ से बसें चलती है। मतलब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक यहां पे शहर ए है और इधर में शहर बी है, यहां से और यहां से दोनों तरफ से बसें चलती हैं और दोनों तरफ से बस चलने का समय अंतराल कितना है, समय अंतराल है टी सेकेंड के बाद दोनों तरफ से बसें चलती हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की तरफ जा रहा है। चलो भैया, यहां से एक साइकिल सवार, ये जो है ऐसा कुछ है ना, ये भाई ऐसा भी तो बनाना पड़ेगा है ना, और ये चेन वेन लगा है भाई, पैडल वेडल सब लगी, अरे अच्छी साइकिल बन गई। चलो, ये साइकिल सवार, इस पे कोई बैठा और ये किधर की तरफ जा रहा है, तो ये चल रहा है ए से बी की तरफ और इसकी चाल गिवन है, कितनी है भैया इसकी चाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इधर की तरफ चल रहा। अच्छा ठीक है भाई, चलने देते। और यह नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में तथा प्रत्येक 6 मिनट के बाद उसकी विपरीत दिशा में से गुजरती। मतलब इधर से ए से बी की तरफ जो जा रही है ना, इसको क्रॉस कर जाती है हर एक 18 मिनट के बाद। और इधर वाली जो बस आ रही है वो कितने में ही क्रॉस हो जा रही है भाई इसको? तो ये इसको बी से जो इधर की तरफ आ रही है ये हर एक 6 मिनट के बाद ही क्रॉस हो जा रही है। अच्छा ऐसा क्यों होता होगा भाई? तो ये इधर की तरफ चल रहा हो, ये इधर की तरफ, तो इन दोनों की जो वेग है, जो अपेक्षिक वेग है, वो क्या हो जाता होगा? ऐड हो जाता होगा। और ये इधर चल रही है और ये भी इसके पीछे चल रही, तो इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता होगा? इन दोनों की जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाता होगा। इसीलिए इधर से जो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तो मैं भी तो इधर ही आगे बढ़ रहा हूं, ये पीछे पीछे आ रहा है, तो जितने दूर मेरी दूरी कवर करेगा उतना मैं आगे भी तो बढ़ूंगा ना, ठीक है ना? तो इसलिए इस केस में वेलोसिटी सबट्रैक्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो जल्दी मिलने वाले हम दोनों, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाते हैं। इसीलिए दिख रहा है कि जो विपरीत दिशा से आ रहा वो 6 मिनट में ही आ गया और जो इधर से जा रहा तो 18 मिनट बाद एक दूसरे को क्रॉस कर रहा। ठीक, चलिए, तो कह रहे बस का जो सेवा काल टी है वो कितना है और बसें सड़क पर किस चाल से, मतलब अगर उसको स्थिर माने कि भाई कांस्टेंट स्पीड से दोनों तरफ से बसें चल रही है तो किस चाल से चल रही है, इन दोनों बातों को हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट तो बारी इसमें यह आती है कि हम ये निकाल पाए, ठीक है, कि ये जो बस है और जो साइकिल है उनकी पहले तो एक ही दिशा में जब चल रहे हैं तब अपेक्षिक वेग क्या होगा। तो मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए, साइकिल सवार है ना, साइकिल सवार का वेग मान लेता हूं मैं इसको वीसी कह लेता हूं, तथा बस का वेग, अब कह दिया ना कि वेग जो है वो स्थिर ही माननी है, तो स्थिर मान लेते भाई, बस का वेग जो है उसको मैं कह लेता हूं वीबी, ठीक है। अब दोनों एक ही के दिशा में चल रहे हैं, तो ए से बी की ओर चलित साइकिल की दूरी, अब ए से बी की तरफ जो साइकिलिस्ट जो चला है वो कितनी दूरी चलेगा भाई? तो इन दोनों का मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वीबी माइनस वीसी इनटू, ठीक है, हर एक टी मिनट के बाद आ रही है तो टी बटा में 60, ठीक है, क्या हो रहा है, टी बटा में 60, अच्छा सॉरी टी नहीं, इसके लिए तो दिया ही है कि 18 मिनट में कनेक्ट कर रही है, तो इसको तो 18 बटा 60 पूरा लिख लेते हैं, ठीक। ये क्या लिख रहा हूं मैं, दूरी, जो मुझे पता है कि वेग बराबर होता है भैया दूरी बटा या विस्थापन बटा समय, जो लिखते हैं, मैं चाल ही लिख लूं ना, चाल बराबर जो होता है क्या, तो ये होता है हमारा दूरी बटा में समय। मुझे यहां से कैलकुलेट करना है दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा भाई, तो चाल गुणे समय, ठीक है ना, क्या होगा, चाल गुणे समय। तो भैया चाल गुणे समय, चाल कितना है, तो दोनों का अपेक्षिक चाल वीबी माइनस वीसी ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही की दिशा में चल रहे तो माइनस होगा, और समय कितना, तो 18 सेकंड के बाद, सॉरी 18 मिनट के बाद पकड़ लेता है, तो 18 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से विभाजित करना पड़ेगा, 18 को सेकंड में बदलने के लिए 60 से विभाजित करना पड़ेगा। ये हो गई भाई साइकिलिस्ट की। अब बारी किसकी है, अब जरा बस की निकाल लेते हैं, बस कितने देर में, बस जो चल रहा है वो कितनी देर में आ रहा है भाई, मतलब बस के द्वारा जो चलित दूरी होगी वो कितनी होगी। तो देखिए अब मैं लिखता हूं, अगर यहां पे बस के द्वारा चलित दूरी, अब बस के द्वारा जो चलित दूरी होगी है ना, वो कितनी हो जाएगी भाई, तो बस चल रहा है वीबी चाल से और हर एक टी सेकेंड, हर एक टी मिनट में चल रहा है, तो वीबी वेलोसिटी से टी मिनट में चली गई दूरी, वीबी इंटू टी बटा 60, बटे में 60 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी मिनट में था, इसको हमने सेकंड में बदल दिया। अब एक बात बताइए, 18 मिनट में पकड़ ले रहा है और ये चल रहा है भाई, तो 18 मिनट में इतना ही चलेगा, मतलब ये दोनों दूरी कैसे होंगे, बराबर, जो ये बस चल रही है, ठीक है, और जो साइकिलिस्ट को जाकर के मिल रही है, दोनों दूरियां कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो मतलब ये दोनों दूरियां बराबर होगी। देखिए, अतः साइकिल सवार
की चलित दूरी बराबर बस की चलित दूरी। इन दोनों की चलित दूरियां मतलब दोनों की दूरियां बराबर होंगी। दोनों की दूरियां अगर बराबर हो गई मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं VB माइनस VC इंटू 18/60 इज इक्वल्स टू VB इंटू T/60। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब जरा हम यहां से बात करना शुरू करते हैं। अब मैं इसी प्रकार से कह सकता हूं, ठीक है, विपरीत दिशा में जो चल रही है मतलब B से A की ओर, B से A की ओर, तो इस समय जब चल रहे होंगे तब मैं इसी के आधार पे अगर मैं एक समीकरण बनाऊं तो यह समीकरण क्या बन जाएगा भाई, इसी प्रकार सेम टाइम। तो यहां से जो बस आ रही है वो VB होगी प्लस VC हो जाएगी। क्यों VB प्लस VC? क्योंकि ये वाली जो बस आ रही है इसके विपरीत दिशा में आ रही, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो VB प्लस VC इंटू कितनी देर में मिल जा रही है भाई, तो ये 6/60, 6 मिनट, 6 मिनट में मिल जा रही है, हर एक 6 मिनट में। ये कहां गया, ये हर एक 6 मिनट में, है ना। और अगर मैं इसी प्रकार लिखूं तो भाई ये भी जो चल रही है ये VB इंटू T/60, यानी हर एक T/60 सेकेंड के बाद ही ये चल रही है, तो ये दोनों फिर से बराबर हो गए। इसको समीकरण नंबर मैं मान लेता हूं 2। अब क्या करें भाई, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें निकालना है यहां पे क्या, VB और VC की वैल्यू। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये दिख रहा कि क्यों ना एक दूसरे से इसको डिवाइड कर दिया जाए, मतलब फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं सेकंड से। तो देखिए समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर, तो समीकरण 1 को 2 से विभाजित कीजिए तो क्या मिलेगा, VB माइनस VC, VB माइनस VC अपॉन VB प्लस VC इंटू 18/60 और ये 6/60, मतलब यहां पे 18/60 और ये बच रहा होगा 6/60 इज इक्वल्स टू VB इंटू T/60 और VB इंटू T/60। यहां से मुझे जो दिख पा रहा है वो तो ये दिख पा रहा है कि ये जो टर्म्स है ये राइट साइड वाली दोनों कैंसिल हो गई, 60 से 60 भी कैंसिल हो गया, अर्थात मुझे जो मिल गया वो मिल गया VB माइनस VC इंटू 18 अपॉन यहां से मिल जाएगा VB प्लस VC इंटू 6 इज इक्वल्स टू, ये पूरा कैंसिल होकर 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या मिल गया भाई, तो VB माइनस VC इंटू 18 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, तो 6 टाइम्स ऑफ VB प्लस VC। ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ VB प्लस VC, ये कितना हो जाएगा, ये 18 VB माइनस 18 VC इज इक्वल्स टू 18 VB माइनस 18 VC इज इक्वल्स टू 6 VB प्लस 6 VC। अब अगर इसको यहीं पर थोड़ा सा हल कर लिया जाए तो ये 18 VB में से इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 में से 6 VB माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 VB। ये कितना हो जाएगा, 12 VB। अच्छा ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं मैं 12 VB इज इक्वल्स टू, ये 6 VC है और 18 VC इसकी तरफ चला जाए तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 VC। इसको कैंसिल करेंगे तो VB इक्वल्स टू कितना मिल गया, ट्वाइस ऑफ VC। VB जो है वो किसके बराबर हो गया, 2 गुणे VC के, मतलब जो बस है वो साइकिलिस्ट से जस्ट डबल चल रही है, जस्ट डबल स्पीड से। तो भाई एक बात ये समझ में आ गई, मुझे अब क्या काम करना है, तो मुझे साइकिलिस्ट का जो वेग दिया है, ठीक है ना, यहां पर अगर देखें तो साइकिलिस्ट चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। साइकिलिस्ट कितने से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बस कितने से हो जाएगी, VB इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20, मतलब VB इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी है बस। ठीक है, क्लियर है। ये 20 कहां से लिख रहा हूं, 20 यहां पर दिया है, ये VC साइकिलिस्ट की वेग दी हुई है, 40 हो गया 2 से गुणा होकर के। अच्छा, यहां तक हमें एक बात समझ में आ गई। अब हमें यह पूछ रहे हैं यहां पर कि इनका सेवा काल मतलब T की वैल्यू भी पूछ रहे हैं। ठीक है, T की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालना है भाई,
मेरे पास अगर t का मान निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं और वहां से t का मान निकाल देता हूं। किस इक्वेशन में पुट कर ली जाए तो इसी में उठा करके रख देते हैं vb माइनस वीसी इसमें, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो मैं जरा रखता हूं vb माइनस वीसी, देखिए vb माइनस वीसी इंटू 18/60 इज इक्वल्स टू, यही था ना, vb माइनस वीसी 18/60 इक्वल्स टू vb इंटू t/60, vb इंटू t/60। अच्छा, अभी मुझे क्या क्या मान आ गया, vb का मान मुझे 40 मिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे किलोमीटर पर आवर में है, और vc का जो मान है वो है 20 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। और मुझे जो निकालना है वो निकालना है क्या भाई, तो मुझे निकालना है t का मान। ये देखिए यहां पर ये सारे मान गिवन है, ठीक है, vb भी गिवन है एंड vc भी गिवन है। तो अब क्या कर दो भाई, तो मैं उठा करके इसमें इनके मानों को रख देता हूं, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, vb और vc को रखेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 40 माइनस 20 इंटू 18/60, ठीक है, बराबर vb है भाई 40 गुणे t/60। ये 60 से 60 तो कैंसिल हो गया, यहां से कितना बचेगा भाई, तो 20 गुणे 18/40 इज इक्वल्स टू t से 2 ये हो गया 9, यानी t इक्वल्स टू जो मिल गया वो मिल गया 9 मिनट। क्या मिल गया, 9 मिनट, 9 मिनट में, ठीक है। चूंकि ये 60 में ही था तो ये किलोमीटर जो पर आवर में था वो 60 था, नीचे डिवाइड होकर के, तो इसके लिए भी 60 करते, मतलब मल्टी डिवाइड ही तो करना था ना, अल्टीमेटली 60 से डिवाइड करते तो सेम डेट आती। तो मतलब समझ में आ गया कि प्रत्येक 9 मिनट के बाद दोनों तरफ से बसेस चल रही हैं। यानी जो इनका था ना यहाँ पे कि सेवा काल कितना है भाई, सेवा काल दोनों का टी है, तो कितना है 9 मिनट, प्रत्येक 9 मिनट में दोनों तरफ से बस चल रही है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको यह समझ में आ चुका है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। चलिए, तो बढ़ा जाए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें कह रहे हैं कि कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। एक बॉल लिया और ऊपर की तरफ 29 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। अच्छा भाई, गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। अब आप समझिए, एक बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है 29 मीटर पर सेकंड से। जब मान लीजिए यहां पर पहुंच गया, तो इस समय इसका त्वरण जो होगा, ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी यह बताना है। तो भाई जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल पे तो हमेशा ही नीचे की तरफ एक जी काम कर रही है, कौन, गुरुत्वीय त्वरण। कौन सी त्वरण है ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब पृथ्वी जो है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है, मतलब हमेशा इसके विपरीत दिशा में होगा, नीचे की तरफ होगा। और जब बॉल नीचे आ रहा होगा तब कैसा होगा, तो बॉल की ही दिशा में हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। इसकी गति के लिए उच्चतम बिंदु पर गेंद का त्वरण क्या होगा। सबसे मैक्सिमम हाइट पे अगर चली जाएगी तो यहां पर इसका त्वरण क्या होगा। अच्छा, गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 चुनिए। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए और गेंद की ऊपर की व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति, वेग, त्वरण के चिन्ह बनाइए। मतलब कह रहे हैं कि भाई इसको जब ऊपर फेंक रहे हैं तब के लिए, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तब, इसके लिए पूरा डायग्रामेटिकली शो कीजिए कि किस किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई, और जरा बात करते हैं एक और क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन नंबर 4 कि किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाएगी और कितनी देर के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथ में आ जाएगी। ठीक, जी का मान इन्होंने दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह भी कह दिया कि जो एयर फ्रिक्शन होगा, चूंकि बॉल को फेंकेंगे तो हवा में चलेगा, तो जो एयर फ्रिक्शन होगा वो एयर फ्रिक्शन कैसा होगा भाई, तो वो एयर फ्रिक्शन होगा हमारा नगण्य। ठीक है, तो पहले का तो आंसर समझ लेते हैं। पहले का आंसर क्या भाई, गेंद गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति कर रही है जो सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ क्रियाशील होगा, जो हमने बात करी। ये बॉल भले ऊपर की तरफ चल रहा है
लेकिन इसके ऊपर जी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ही काम करेगा। आगे, उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग 0। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब उसके ऊपर नहीं जा सकता, वही तो उच्चतम हाइट है भाई। फेंका तो पहले हमने फेंका था 29 मीटर पर सेकेंड से, और जैसे जैसे ऊपर जाती गई उसकी बॉल धीरे 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 स्लो होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो स्लो होते होते कहां तक पहुंच गई भाई? तो स्लो होते होते तक एट द एक्सी पॉइंट आई जहां पर वो रुक गई, मतलब अंतिम वेग उसका कितना हो गया? 0 हो गया। और क्रियाशील त्वरण जो है वो कितना है? 9.8। नेगेटिव है 9.8, क्योंकि ऊपर से ये नीचे की ओर लग रहा है। तो भाई अब थोड़ी सी और आगे बात कर ली जाए, और अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि हर एक जगह पे आपको बतानी है डायरेक्शन कि किधर की तरफ हो रहा है। तो देखिए, अगर बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है ना, अगर बॉल को किधर फेंक रहा हूं मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक दे रहा हूं। तो जब इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो देखिए स्थिति कैसी होगी इसकी? ऋणात्मक। इसका वेग भी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, क्योंकि ये माइनस होता जाएगा, घटता चला जाएगा। लेकिन इसका त्वरण जो है वो कैसा रहने वाला है भाई? तो त्वरण इसका हो जाएगा धनात्मक, ठीक है। किसका त्वरण? इसका ए। और गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा भाई? तो गुरुत्वीय त्वरण होगा इसमें नेगेटिव, ठीक। इसी प्रकार अगर वो नीचे की तरफ गति कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ अगर गति कर रहा है तो स्थिति भी धनात्मक, वेग भी धनात्मक और त्वरण भी धनात्मक हो जाएगा। इस जी की अब बात करें, जब ये नीचे गिरता है तो किसके कारण गिरता है भाई? इस जी के कारण गिरता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। वेग और जो इसकी स्थिति है वो दोनों भी कैसे चलेगी? ये दोनों भी पॉजिटिव चलेंगे। अब आ रही है इसमें हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर कहा गया था हमसे कि आप ये बताइए कि ये जो बॉल है, ठीक है, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर भेज सकते हैं और कितनी देर के बाद खिलाड़ी के हाथ में आ जाएगी। तो देखिए, मुझे निकालना है कि S इक्वल्स टू कितना है और टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम कितना लगेगा कौन सा? तो T1 लिख लेता हूं, ये ऊपर जाते समय, प्लस T1 के ही बराबर होगा लेकिन किधर? नीचे आते समय। अच्छा, T2 लिख लेता हूं, मैं बोल जरूर देता हूं। ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये रही वो बॉल, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 29। ऊपर की तरफ जब फेंक रहे हैं तो इसके ऊपर जी एक्सीलरेशन काम करो, और ये मैक्सिमम हाइट है। ये जो हाइट है, ये हाइट कैसी है भाई? तो ये मैक्सिमम हाइट है, ये H मैक्स लिख देता हूं, ये मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है वो हो जाती है 0। अब इसके बाद यहां से गिरेगी तो भाई ऊपर जाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना कि नीचे आने में, टाइम सेम लगता है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले S निकाल लेते हैं। S निकालने के लिए क्या क्या यहां पर गिवन है भाई? तो यहां पर मुझे गिवन है U इक्वल्स टू 29, ठीक है। V इज इक्वल्स टू ऊपर जाते समय V इक्वल्स टू 0, और मुझे G की वैल्यू ज्ञात है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाता हूं मैं, क्या होगा भाई? तो थर्ड इक्वेशन लगा लूं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GS। बस यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो G की वैल्यू है ना, उसके लिए जब कैलकुलेशंस बनाएंगे तब हम किस प्रकार से रखते हैं, आइए देखते हैं। V की वैल्यू कितनी है भाई? 0, ठीक है। और यहां पर U की वैल्यू कितनी है? U 29 का स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं 2G की वैल्यू कितनी? तो 9.8। और S की वैल्यू, S जो है S, ये मुझे कैलकुलेट करना है जिसको, ये तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा -29 इंटू 29 अपॉन में, इन सबको रख देते हैं, ट्वाइस ऑफ 9.8 इज इक्वल्स टू S, ठीक है। अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमें ये मिल जाता है 42.91 मीटर। कितना मिल जाता है? 42.91 मीटर। यानी ये कुल कितना दूरी तय करा भाई? ये H मैक्स कितना है? 42.91 मीटर। अब इसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। जब ये निकल गया तो मैं इसके लिए क्या निकाल लेता हूं? समय। तो मैं ऐसा ही लिख लेता हूं, ऊपर जाने में लगा समय। कौन से फॉर्म से निकाले भाई? तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, V इक्वल्स टू U प्लस AT में रख लेते हैं। V की वैल्यू 0 है, U की वैल्यू 29 है, प्लस A की वैल्यू जो है वो 9.8, ठीक है। और T की जो वैल्यू है, ठीक है,
टी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी भाई, तो टी की वैल्यू जो है वो मुझे कैलकुलेट करनी, इसको अगर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -29/9.8। अगर जब हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक, तो ये मुझे मिल जाएगा फाइनली 2.96 सेकेंड। कितना मिल जाएगा भाई, 2.96 सेकेंड। अच्छा, ये ऊपर की तरफ चल रहा है तो मतलब ये इसको भी नेगेटिव ऑफ रख लेता हूं, ये खत्म हो गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब टाइम की वैल्यू जो हो गया वो हो गया 2.96। अच्छा, इसी के बराबर होगा क्या भाई, ऊपर जाने में लगा समय बराबर मैं लिख सकता हूं नीचे आने में लगा समय, जितना ऊपर जाने में उतना नीचे आने में लगा समय, मतलब जितना ऊपर जाने में टाइम लग रहा है उतना ही नीचे आने में भी। तो ऊपर जाने में कितना लगा था, 2.9 प्लस 2.96, सॉरी 2.96 भाई, 2.96 यानी टोटल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 5.94 करीब, 5.94, ठीक है, 94 क्या 92662 है ना, 12 हो जाएगा ये 92। इतना सेकंड का टाइम उसको लगेगा टोटल, ठीक है। जा करके क्या बोला था कि हाथ में दोबारा उसकी गेंद आ जाए, दोबारा उसके हाथ में ही गेंद आ जाए, मतलब जाने पे लगा समय प्लस आने में लगा समय, दोनों का एड ऑन कर दिया, मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे और इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण बताते हुए वो उदाहरण देते हुए बताइए कि वे सत्य है या असत्य। एक विमीय गति में किसी कण की, ठीक है, एक विमीय गति मतलब एक ही दिशा में अगर कोई कण गति कर रहा है तब क्या क्या कंडीशन है, किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। चाल शून्य है, ठीक है, लेकिन त्वरण है उसमें, ठीक है। अगला, चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है। अगला, चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए और चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण धनात्मक हो। इन सभी के लिए हम कारण की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो भैया सत्य है कि कण जो है अगर वृत्तीय मार्ग पे गति कर रहा है, कण किस पे गति कर रहा है भाई, वृत्तीय मार्ग पे, तो वृत्तीय मार्ग पे अगर ये गमन कर रहा है तो देखिए यहां पर हो सकता है, ये मैं ऐसा सिंपली समझता हूं, सिंपल सा समझिए, ये यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए ये 20 मीटर की है, ये भी दूरी है जो 20 मीटर की है और इसको तय करने में ये 4 सेकंड का समय लगा था, इसको भी तय करने में ये 4 सेकंड का ही समय लगा था, अगली 20 मीटर भी चलने में 4 सेकंड का ही समय लगाता है, तो मतलब ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब चाल तो सत्य हो गया, मतलब चाल तो सेम हो गया, लेकिन त्वरण अलग है। कैसे त्वरण अलग है भाई, तो वेग जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और यहां पे डायरेक्शन देखिए, इस बिंदु पर ये रही डायरेक्शन, इस बिंदु पर ये रही डायरेक्शन, इस बिंदु पर इसकी ये रही डायरेक्शन, मतलब क्या भाई, टेंजेंट जो होता है, जो स्पर्श रेखा होती है किसी भी बिंदु पर, वो बताएगी मुझे दिशा के बारे में। और कोई वृत्ताकार पथ पे चल रहा मतलब वो कैसा चलेगा, हर बिंदु पर आप देखेंगे तो इसके टेंजेंट्स अलग है, मतलब चाल क्यों ना समान हो 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन तो हर क्षण बदल रही है ना। तो मतलब पहला जो कंडीशन यहां पे कहा गया है कि भाई किसी क्षण चाल शून्य हो जाए पर उसकी त्वरण अशून्य हो सकता है, ठीक है। तो ये जब वृत्तीय मार्ग पे हो रहा है तब हो सकता है। आगे असत्य होगा दूसरा, ठीक है, कौन सा, चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है। चाल शून्य हो और वेग अशून्य हो, मतलब चाल 0 हो जाए और वेलोसिटी आए, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, असत्य है, क्योंकि चाल के होने का अर्थ है वेग का परिमाण, क्योंकि वेग जो है ये दो चीजों से मिलकर के बनी है ना, ये चाल एक ऐसी चाल जिसमें दिशा भी हो, एक ऐसी चाल जिसमें दिशा भी हो। अब चाल की वैल्यू 0 हो गई तो भैया परिमाण तो 0 हो गया ना, अब दिशा होके भी क्या करेगा, वेग का मान तो 0 हो चुका है, यह अशून्य तो नहीं हो सकता। तो मतलब यहां से समझ में आता है कि ये जो है चाल होगा मतलब वेग होगा, चाल 0 वेग 0, ठीक है। अगला, इसके केस में यहां पे कह रहे हैं चाल स्थिर हो, चाल जो है कांस्टेंट है और त्वरण जो है वो शून्य हो जाए। चाल स्थिर है लेकिन त्वरण शून्य है, हो सकता है भाई, सत्य है, जैसे कम संघटन करके उसी चाल से वापस लौटेगा। इसका अर्थ है कि कण में अपरिमित त्वरण होगा जो संभव नहीं है। मतलब एक बात समझ में आती है कि अगर कोई भी चीज
ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चाल स्थिर हो जाए, बिल्कुल कांस्टेंट है, और त्वरण जो है वो शून्य हो जाए, ठीक है ना। मतलब चाल अगर किसी की स्थिर है, चाल स्थिर होने का मतलब क्या, कांस्टेंट रेट से चल रही, तो त्वरण भी उसका क्या हो जाएगा भाई, वो भी उसका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही होगी, ठीक है। चाल शून्य है तो त्वरण भी बिल्कुल कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। मतलब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। आगे अगला एक कंडीशन है कि चाल अवश्य ही बढ़ती रहे, चाल बढ़ती रहे और उसका त्वरण धनात्मक हो जाए, ठीक है। तो चाल बढ़ती रहे और त्वरण धनात्मक हो जाए, यह असत्य है, या तभी सत्य हो सकता है जबकि चाल की दिशा को धनात्मक माना जाए। यह एक चीज समझिए, चाल बढ़ती रहे लेकिन दिशा परिवर्तित होते रहे, तो भाई हो सकता है कि वो नेगेटिव त्वरण को बताए। इसीलिए क्या कहते हैं कि भाई ये सत्य तब होगा, मतलब कंडीशनली प्रूव हो सकता है जब दिशा सेम हो, एक ही दिशा में चल रही हो, तब ये सेम हो सकता है, तब ये सत्य हो सकता है। चलिए भाई, सभी कारण को हमने देख लिया, हमने फर्स्ट 11th क्वेश्चन को देख लिया। इसके अगले पोर्शन में, सेकेंड पोर्शन में हम बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी कोर्स कंटेंट्स के लिए आप क्या करते हैं, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर क्या मिलता है भाई, तो यहां पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, आईटी जेई नीट, यूपीएससी, सीयूईटी, आईटी जेई के साथ साथ में यहां पर हम कवर अप कर रहे होते हैं आपके लिए CAIIB, JAIIB एंड अब तो जो भी स्टेट बोर्ड हो आपका, बिहार बोर्ड से हो आप, यूपी बोर्ड से हो, ऐसे ही नीचे आपको और सेगमेंट मिल जाते हैं यूपी बिहार बोर्ड एक्सक्लूसिव। आप उसको क्लिक कीजिए, आपकी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। जैसे ही आप अपने क्लास को टैप करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही अपने सब्जेक्ट पे वॉच नाउ क्लिक करते हैं आपके पूरे चैप्टर्स ओपन हो गए। आप अपने चैप्टर पे जाइए, क्लिक कीजिए, वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, और भाई इसी फोल्डर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, इसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाएगा, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एंड सबसे अच्छी बात, नेक्स्ट वीडियो करिए यहीं से और आप अपने अगले वीडियो पे चले जाइए। मतलब यहां पे भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज्ड वे में आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको क्या करना भाई, आपको अभी के लिए करनी है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इस अपने दोस्तों में कर देना है शेयर, क्योंकि उनको भी तो पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इसके बचे हुए और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।